सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जिस सरजमीन पर आप बैठे हुए हैं, कपास के हवाला से एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, आरिफ वाला। आप आए हैं तो इंशाअल्लाह जैसा मैंने देखा भी है, आप भी मुशाहिदा करके आए हैं कपास की फसल का। इंशाअल्लाह आपका यहाँ पर आना बहुत सूदमंद होगा। बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बैयनात से करने के लिए मैं हाफिज मोहम्मद अनस को दावत देता हूं कि स्टेज पर आएं और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हाफिज मोहम्मद अनस। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيम। होता है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत भी पेश करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर तमाम बरकतों की जान है। चंद अशार नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत के मोजज़े वो दिखाए रसूल ने, आतिश कदे में फूल खिलाए रसूल ने, सीरत के मोजज़े वो दिखाए
रसूल ने ये सारी कायनात है सदका रसूल का, सब कुछ अता किया है खुदाए रसूल ने, सब कुछ अता किया है खुदाए रसूल ने। दुनिया की रहनुमाई करेंगे वो हश्र तक, ज़र्री उसूल ऐसे बताए रसूल ने, आतिश कदे में फूल खिलाए रसूल ने। जी, यहाँ पर बहुत मोहतरम शख्सियात तशरीफ फरमा हैं जो आपको कपास के हवाला से जो आज का सेमिनार है आपको यहाँ पर दावत देने का मकसद है। बहुत प्यारी गुफ्तगू आपको रहनुमाई फराहम की जाएगी, आप अपनी आंखों से देखेंगे, देख भी आए हैं, यानी सिर्फ बात नहीं होगी, आपके सामने मुंह बोलता सबूत मौजूद है। बरसगीर पाको हिंद एक वक्त था कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसकी वजह यहां पर कपास की फसल थी, जिसको देखकर अंग्रेज भी यहां पर बुरा जमान हो गए। इस कपास की फसल को उन्होंने चांदी के रेशे सोने की तरह इसको कीमती जानकर यहां से बहुत कुछ अपने मुल्क में लेके गए। आज भी अगर देखा जाए तो जैसे हमारी धरती है, पाकिस्तान है, ज़रई मुल्क है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्यारे वतन को हर उस नेमत से नवाजा है जो हमारे लिए जरूरी है। यहां पर बेहतरीन जमीन है, जरखेज जमीन है, बेहतरीन दरिया हैं, मीठा पानी है और उससे बढ़कर मेहनती जफाकश यहां के लोग हैं जो अपने खून पसीने से फसल को बोते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारे वतन के लिए बहुत कुछ फराहम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ सालों से हमारा ये इलाका, ये जनूबी पंजाब का तकरीबन इख्तिताम है, यहाँ पर जो कपास की फसल के लिए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत मशहूर था। बहुत अच्छी पैदावार यहाँ पर किसान ले रहे थे, लेकिन कुछ मौसमी हालात
मौसमी तब्दीलियां ऐसी आ चुकी हैं जिस बिना पर अब ये जी एक मिनट है, एक मिनट। अब जैसा आप यहां पर देख के आए हैं, ये सामने आपके कपास की फसल लगी हुई है। आमतौर पे अखबारात में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारी आई हुई है कपास की फसल पर। लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है ये कैश क्रॉप है। अगर ये फसल ना लगाई जाए तो हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क नहीं कहला सकता। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान कपास की पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है। तकरीबन दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं, उनमें से पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पे। कितना बड़ा नाम है हमारा। लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हमारा किसान सही मानों में कपास की फसल जो है वो हासिल नहीं कर पा रहा। अब यहां पर जो मैं देख रहा हूं फसल आपने देखी है, ये बिल्कुल आज से कोई जो 15 साल 20 साल पहले की फसल जैसे जानदार हुआ करती थी, बहुत ज्यादा पैदावार वाली फसल हुआ करती थी, ये उस दौर की फसल लग रही है। और यकीनन इसके पीछे जो काश्तकार हैं यहां के, उनका तो हाथ है, लेकिन उन्होंने किस अंदाज में इसको काश्त किया, किस तरीके से कौन सा बीज यहां इस्तेमाल किया, और क्या वजह है कि बाकी हर तरफ बीमारियां नजर आ रही हैं, बाकी हर तरफ कहीं पर सफेद मक्खी है, कहीं पर गुलाबी सुंडी है, कहीं पर कोई कीड़ा है। वो सैकड़ों एकड़ फसल ऐसे तबाह हुई कि किसान बेचारा देखता रह गया। तो आखिर यहां पर क्या कुछ हुआ, यकीनन आप सब भी इस बारे में जानना चाहेंगे। और आपको यहां पर दावत देने का मकसद भी यही है कि अगर इस फसल को बोने वाले किसान ने इसी जमीन से इतनी अच्छी पैदावार हासिल की है, तो वो राज वो सबको पता चलना चाहिए, वो बातें सबके साथ शेयर होनी चाहिए, ताकि देना अल्लाह की जात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मशवरा जो है वो मोमन अमानत समझ कर देता है। और मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों में मैं उस किसान को, उस ब्रीडर को यहां पर आपके सामने दावत दूं, और उससे आप भी सवाल कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि ताकि उनके पास जो कुछ जौहर है वो हमारे सामने आए और हम सब मिलकर उनकी बातों से, उनके तजर्बात से फायदा उठाएं और हमारे खेत कपास की फसल से ऐसे ही लहलहाते रहें, ऐसे ही पैदावार हमें भी मिले। यकीनन वो बताने में ना तो हिचकिचाहट महसूस करेंगे, ना कंजूसी करेंगे, क्योंकि हर मुसलमान का ईमान है कि रोजी अल्लाह देता है, लेकिन अगर उसके मशवरे से किसी की रोजी में बरकत आती है तो लाजमी वो शेयर करता है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दे रहा हूं। किसान भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, मेहनती भी हैं, मैंने तो उनको बचपन से देखा है, मेहनती हैं, किस्मत के धनी भी हैं, और अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको, और उनके खलूस को देखते हुए अल्लाह ताला ने उनको, जो उनका एक विजन था, एक बहुत अच्छी पेस्टिसाइड कंपनी स्टार क्रॉप साइंसेस के नाम से उन्होंने वो भी बनाई है, और कपास के लिए खेत में भी मेहनत करते नजर आते हैं। मेरी मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव
स्टार क्रॉप साइंसेस और इस प्यारे खेत, इस जो कपास का आपको दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ है, मेरी दाईं तरफ, जो इतना लहलहाता बड़ा कद वाला माशाल्लाह और कपास से लदा हुआ रुई से नजर आ रहा है। आपके सामने तशरीफ लाते हैं जनाब राना एजाज अहमद साहब, आपकी भरपूर तालियों में। आपने ना ये थोड़ा सा मैं बता दूं, माइक पे बोलने से घबराते हैं, लेकिन आपने सवाल जरूर पूछने इनसे। जाहिर है जी, आप इतना सफर करके आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ इनसे लेना है, ठीक है। को खुश आमदीद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। अच्छा एजाज साहब, ये फसल आपने उगाई, बड़े सब मेहमानों ने, दोस्तों ने, किसानों ने, मैं देख रहा था बड़े ज़ौक से, शौक से जाके इसको देखा और खुश भी हुए, दिल में उनके उमंग भी पैदा हुई होगी। यकीनन अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ये सोच के आए हैं कि हमने अपने जो खेत हैं उनको कैसे खुशहाल करना है, कैसे आबाद करना है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप वो फार्मूला बताएं कि जब आपने एक आइडिया लिया किसान इस कपास की फसल को बोने का, और किस अंदाज में इसको सीड और फिर उसके बाद इसकी बजाई तक आपने क्या क्या मराहल तय किए जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि ये एक अच्छी फसल हुई। मैं कोई टेक्निकल या स्पेशल किसान नहीं हूँ, रूटीन में ही काश्तकारी करता हूँ। इस काटन को अच्छी करने की एक ख्वाहिश थी, मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने मदद की, तो ये आपके सामने माशाल्लाह बेहतरीन है। मैंने इसे 6 अप्रैल 2020 को ना काश्त किया और स्टार्ट में ही मैंने कोई से फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तीसरे चौथे पानी में मैंने ना 2 बोरी DAP फ्लड की और उसके बाद फूल आने पर रूटीन में मैं स्प्रे करता रहा। ज़्यादा इसमें स्प्रे मैंने थायोमेथाक्सन और बेप्रोफिलीन का इस्तेमाल किया और बाकी रूटीन में जो कोई पेस्ट आता रहा उसी के हिसाब से स्प्रे किया है। और स्पेशली इसमें मैंने ना SOP का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मेरी काटन की फ्रूट शेडिंग नहीं हुई और जो भी फूल आया वो पाया तकमील तक पहुंचा। ये अल्लाह पाक का शुक्र है। वेरी गुड। ये और इस बात में मैं देखें कि आखिरी बात उन्होंने कही, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मेरे मोहतरम किसान भाइयों, यकीनन इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, हम कुछ भी नहीं हैं जब तक अल्लाह ताला का कर्म खास हमारे शामिल हाल नहीं होता। जो भी काम करें किस खेत में, आप यकीन करें, मैं आपको आज दावत फ़िक्र दे के जा रहा हूं कि बावजू हो के आप सीड की बजाई करें और कुरान पाक की जो आयात आपको याद हैं आप पढ़ते रहें। ये इतना मौसर हथियार है कि यकीनन आप स्प्रे भी करेंगे, लेकिन स्प्रे वो पूरे तरीके से इफेक्टिव होगा। जो जो आप काम उस फसल के लिए करेंगे, अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल होंगे। अच्छा एजाज साहब, फसल माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ताला इसमें बरकतें नाजिल फरमाए कि ये आम तौर पे टीवी पे हम देखते हैं अक्सर, इस जनूबी साइड पे, इधर ये कमालिया झंग, ये चीचावनी साइड पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद मक्खी जो है उसने आकर तबाही फैला दी है। एक तो पहले टिड्डी दल आया था, लेकिन ये कपास की फसल के लिए सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी इसने क्रियाक्रम कर दिया, बहुत नुकसान किया। तो वो कौन सी ऐसी आपकी फसल में ऐसी चीज थी कि उस बीमारी ने इधर का रुख नहीं किया? अगर किया है खुदा न खास्ता, तो आपका क्या तरीकाकार रहा? आपने किस अंदाज में अपनी फसल की हिफाजत की? अल्हम्दुलिल्लाह, जब फूल आने शुरू हुए तो मैंने इस पे ना बेप्रोफिलीन का स्प्रे रूटीन में शुरू कर दिया। बाकी दूसरी अद्वियात को तो साथ में इस्तेमाल करता था। वाइट फ्लाई के लिए पेप्रोफिलीन मैंने इस्तेमाल किया और जिस
जिसकी वजह से अल्लाह के फजल करम से वाइट फ्लाई का अटैक ज़रूर हुआ, लेकिन बहुत कम। गुड जी। अच्छा, अब तक आप गुलाबी सुंडी के लिए मैंने ना जी एक ट्राइगेरोफास डेल्टा प्लस ट्राई, एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है शेडिंग ट्राई प्लस लैम्डा का मिक्सचर। ये तीनों स्प्रे बार बार मैंने यानी कि एक दफ़ा एक दफ़ा एक फिर एक दफ़ा, और इसी तरह रूटीन में 6 स्प्रे गुलाबी सुंडी के मैंने किए। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात जो आपने बीज इस्तेमाल किया, यकीनन इसकी कई अक़साम हैं, तो आपने बीज कौन सा इस्तेमाल किया? बीज के लिए मैं जब पिछले साल कॉटन की बीज लगाया हुआ था डॉक्टर हाफिज ज़ुबैर साहब ने बिहारी में, जी जी ऑर्बिट सीड के नाम से, जी जी सही सही। उनका मैंने फील्ड विजिट किया था। उन्होंने 22-23 वैरायटियाँ लगाई हुई थी। उनमें से ये वैरायटी जो मैंने लगाई है कोहिनूर के नाम से इन्होंने इसका नाम रखा जी, था। कोहिनूर, सही। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया और हाफिज साहब ने मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इसी का सीड प्रोवाइड करें। सही। तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने प्योरली मुझे कोहिनूर अपनी वैरायटी जो मैं देख कर आया था वही सीड दिया और मैंने इसे काश्त किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोहिनूर हाफिज ज़ुबैर साहब की वैरायटी है जी। ऑर्बिट सीड्स जो विहाड़ी में, ऑर्बिट सीड बिहार। ऑर्बिट सीड्स विहाड़ी, डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अमजद साहब चीफ एग्जेक्टिव हैं। तो यानी ये आपके साथ, एक तो है ना बात करना, ये सब कुछ आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सेमिनार करवा रहे हैं या आपके मेजबान हैं तो उनका नाम आएगा। उन्होंने अपना आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च जो उन्होंने इस फील्ड में की है वो दिखाने के लिए आपको यहां पर बुलाया। और यही चीज इजाज साहब देख के आए। जब इन्होंने देखने के बाद फैसला किया इस सीड को आजमाने का, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और इतनी अच्छी फसल जो है इनके खेत में जो है वो सामने हमें नजर आ रही है। अच्छा इजाज साहब, इस वक्त तक आप जो यहाँ पर टाइम गुजर चुका है इस फसल को बोए हुए, जितनी पैदावार आपकी आ चुकी है और इसके इख्तिताम तक कितनी आपको एक्सपेक्टेड है कि हम इससे फसल पैदावार ले लेंगे? इस वक्त तब मैं इसकी 4 चुनाइयाँ कर चुका हूँ जी, 4 चुनाई जो ठीक। तकरीबन 42 मन बनती है। 42 मन 42 मन मैं चुनाई कर चुका हूँ फी एकड़, फी एकड़। फी एकड़ से। और ये इस वक्त तकरीबन 12 से 15 मन की चुनाई हो जाएगी जो इस वक्त तैयार है। सही, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2 चुनाइयाँ मेरी ना 25 से 30 मन हो जाएंगी मजीद। गुड। यानी अगर 30 मन होती है तो ये अबव 70 चली जाएगी, 72, यानी इनके अंदाजे के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला 72 मन। और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी फसल है, बड़ी, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे इनको। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का हाँ माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। और मैं ये भाई, ये दोस्त जो इतनी दूर से आए, यकीनन ये भी दिल में उमंग इनके भी जागी होगी कि हम भी इतनी फसल हासिल करें। अच्छा, अब मैं चलता हूं उस बात की तरफ, ये भी आपने ऐसे ही बतानी है कि आप भी माशाल्लाह एक कंपनी को ऑर्गेनाइज आपने भी किया स्टार क्रॉप साइंसेस के नाम से। आया कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है उसका भी इस कपास पर अपने खेतों में इस्तेमाल किया है या डॉक्टरों की तरह दूसरों से ही दवाई लेते रहे हैं? देखिए, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट अपने फील्ड पे इस्तेमाल नहीं ना करूँगा जी, इसका मतलब है कि मैं अपने कारोबार से, अपने दोस्तों से, अपने दीनदारों से, अपने मुल्क से मुखलस नहीं हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, केवली मैं जबरदस्त। अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट अपने फील्ड में इस्तेमाल करता हूँ। बल्कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछली दफ़ा मैंने आलू लगाए थे, उस पे ना एंड पे जलसाओं का कोई मसला आ गया। जी मेरे कंपनी के अफसर हैं, उन्होंने मुझे ना बायर क्रॉप साइंसेस की कोई प्रोडक्ट रिकमेंड की।
मैंने उसे क्लियरली कहा कि मैं यहाँ अगर बाहर की प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मुझे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे इत्मीनान नहीं। सही। अल्लाह की दाद गवाह है और वो भी यहाँ बैठे होंगे। मैंने अपनी कंपनी का स्प्रे इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मुझे मिला। गुड, जबरदस्त। ये है सिंसियरिटी, मुखलस। जब बंदा अपने आप से होता है तो यकीनन ये इखलास वो दूसरों तक भी मुंतकिल करता है। और इतनी अच्छी प्रोडक्ट अपनी बना रहे हैं तो आज इतने इत्मीनान से यहाँ पर बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। सर, अल्लाह ताला आपके जो खलूस है उसमें बरकतें अता फरमाए, जो आपको अजर दे। और ये अजर यकीनन दुनिया में भी है और ईमान हमारा ये कहता है कि ये अजर हमें आखिरत में भी मिलना है। अल्लाह ताला। एक और एक्सपीरियंस पर्सन, हमारे मेहमान जो सरजमीने बहावल नगर से तशरीफ लाए, एग्रीकल्चर ऑफिसर महकमा ज़राअत तौसीब बहावल नगर, मैं आपकी भरपूर तालियों में उनके तजर्बात से इस्तिफादा के लिए मैं उनको स्टेज पे बुला रहा हूं। जनाब आमर इकबाल साहब। नाम तो आप सब जान चुके हैं कि मोहम्मद आमिर इकबाल, एग्रीकल्चर ऑफिसर मरकज़ बहावल नगर मेरे पास वो ज़िम्मेदारी है। महकमा ज़राअत तौसीब, जैसा कि आप जानते हैं, जिसका मेन जो पर्पज़ और माटो यही है कि हम काश्तकार को उसके खेत में जाकर रहनुमाई करें, इस अंदाज में रहनुमाई करें कि उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। कपास के हवाले से बात करते हैं। कपास की बात मेरे ज़िले में हो रही हो या मेरे सराउंडिंग जहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे, और कपास के हवाले से जो भी बात हो रही है उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपर ज़िला बहावल नगर अपने की बात करूँ तो हमारा जो रैंक है पहले 4 नंबर में होता है पंजाब में। जैसे पाकिस्तान का रैंक दुनिया में 4थे नंबर पे, इसी तरह पाकिस्तान में बहावल नगर का जो रैंक है वो 4थे नंबर पे, और पंजाब में बात करें तो 2रे 3रे पे होता है। और इस दफा काफी उम्मीद है कि अभी हम 2रे नंबर पे आ चुके हैं। पाकिस्तान में पंजाब में पहले पे हैं इस वक्त की जो पोजीशन है, और पाकिस्तान में हम 2रे नंबर पे हैं। पहले पे सांगड़ है और 2रे में बहावल नगर है। बहावल नगर का किसान से अगर बात हो ना कि यार तुम्हें किस चीज का मसला है जो इतनी पैदावार तुम कम ले रहे हो, तुम पैदावार थोड़ी सी कम लेते हो, तो वो उसका एक ही सवाल होता है कि यार मुझे अगर मीठा पानी आप दे दो, मीठा पानी अगर आप मुझे दे दो तो मैं आपको बताऊं कि कपास होती कैसे। तो जिस जमीन पे अब मैं खड़ा हूं ना, तो ये तो सोना है, इसमें पानी भी मीठा है, इसकी जमीन भी मीठी है। यार जहां पे मक्की और आलू हो सकता है वहां पे कपास क्यों नहीं हो सकती? कपास को मसला क्या है यहाँ पे? आलू और कपास का जो फर्क मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। मैंने किसी से पूछा, यार ये बताओ कि लोहे का जो एक मन है वो ज्यादा वजनी होगा या कपास का? तो क्या जवाब आया? लोहे का। अच्छा चले, मैं कहा शायद इधर भी कोई है। देखिए वजन तो एक ही है, फसल वो भी, आलू भी फसल है, वो भी मुनाफे के लिए, कपास भी मुनाफे के लिए है, सारा कुछ है। अगर मैं सच्ची बताऊं ना, आलू जो हम खा रहे हैं ना, अब बुरा ना मनाना, ये सारी जहर खा रहे हैं। कितनी बोरियां डालते हैं जी हम डीएपी की, कितनी पोटाश की और कितनी यूरिया की है, जो एक स्प्रे का जो रेजिडुअल इफेक्ट अगर मैं बात करूं ना, साल 2-2 साल तक रहता है। तो सबसे ज्यादा फंजीसाइड किस पे बिकता है और किस पे सेल होता है और किस पे होता है? और फिर भी हम लगा रहे हैं, हम लगे हुए हैं। हमने बिल्कुल ये कहा जी इसने 4 डाली है, मैं 5 डालूंगा, तो फिर हम इस्तेमाल कर रहे होते। तो थोड़ी सी मेरी जो आने का मकसद यहाँ पे था, ये रिक्वेस्ट यही थी
कि आप कपास की तरफ तवज्जो ज्यादा दें। ये इलाका आपको 60-70 मन कपास आराम से दे सकता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सफेद मक्खी आ गई जी, वो फलां कीड़ा आ गया, फलां कीड़ा आ गया, सब्ज तेले का हमला हो गया जी, मिली बग का हो गया। एक बात और भी, मतलब मैं थोड़ा सी कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी मिसालों के साथ थोड़ी सी बात वाजे हो जाती है। आप किसी दावत पे चले जाएं, वहां पे एक तरफ बकरे की डिश हो और दूसरी तरफ दाल की हो, आपका रुझान किधर होगा जी? बकरे की तरफ ही होगा ना, मतलब नेचुरल है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जो क्रॉप अच्छी खड़ी होगी, कीड़े मकोड़े कितने हो, कहाँ पे होंगे? हल्की क्रॉप पे होंगे या सख्त सेहतमंद और अच्छी क्रॉप पे होंगे? जो उनको अट्रैक्ट कर रही उधर ही होंगे। तो फिर कीड़े मकोड़े तो इंडिकेशन कर रहे हैं कि यार आपकी क्रॉप अच्छी, इसको बचाओ, इस पे मेहनत करो। हम जब कीड़े यार हुण मक्खी पै गई, हुण नहीं कुछ होना, जब आपने ये सोच लिया तो फिर कुछ भी नहीं होना। एक रिसर्च का मफहूम है कि आप अपने बारे और या अपनी चीज के बारे में जिस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, ये खासकर बूढ़े लोगों के लिए बड़ी अहम बात है कि आप अपने बारे में या अपनी चीज के बारे में जिस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, बस यार हुण 50 उत्ते हो गए, हुण बस काम औखा है। हाँ, हुणे भी हाजी साहब बैठे सी मेरे नाल कह रहे सी, मैं तो रिटायरमेंट लै ली, हुण बेटा ही करदा सारा कुछ। इस तरह ही गल हो रही सी ना। अच्छा, जो असीं रिटायरमेंट लै लैने उस तो बाद असीं बुढ़ा होना शुरू हो जाने। असीं कहने कि मेरा सफर जिहड़ा सी हुण बस पूरा हो गया यार, हुण बस दिन गिनने ने, जिन्ने दिन ये मार्जिन चल रहा है, ये बोनस है साडा। जो तुसीं ये सोचण लग जाओ, मैं एक औरत देखी सी 110 साल दी सी और वो योगा सिखा रही सी, कर नहीं रही सी। ते साडे बाबा 50 साल का होवे ते उतरन लग्या 2 बंदा दा हत्थ पकड़ के थले उतरेगा। इंसान तो भी नहीं, ते असीं भी है। सिर्फ असी थोड़ा जिहा अपने माइंड नूं ट्रेन करना है। अगर ये असी ट्रेनिंग हासिल कर ली तो साडे वास्ते कोई एडा वड्डा पहाड़ नहीं है चीज। और लोग तो पहाड़ों के विचों नहरां काट जाते हैं, तो असी कपास साडे कोल काबू नहीं आती पी है, यार हद हो गई है। अब थोड़ा सा कपास के हवाले से बात कर लेते। कपास की जो काश्त है, अगर आपने मुनाफा लेना है, अगर आपने कॉटन की क्रॉप को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो 1 अप्रैल, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मैं हूं तो इसलिए मैंने वही विंडो बतानी है। 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के अंदर अंदर आपने काश्त कर लें। मजीद बेहतर करनी है तो 10 अप्रैल पे आ जाए। 30 अप्रैल की काश्त जो है वो 1 अप्रैल की काश्त के साथ कभी मुकाबला नहीं कर सकती। वेलकम सर। ये जी आमिर रमजान साहब हैं जी, ये हमारे कॉटन के वाले से, ये भी एक हमारे किंग हैं और कॉटन से ये भी मोहब्बत करते हैं। जहाँ कॉटन की बात होती है ये भी वहां पे पहुंच जाते हैं। वेलकम सर। अच्छा, तो मैं वो बात कर रहा था कॉटन के वाले से। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है, सीड सिलेक्शन आपका बेहतरीन होना चाहिए। सीड को ग्रेड कर लें, सीड पे ही बेस करनी है आपकी आगे 6 से 7 माह 8 माह। अगर आपने सीड में कहा जी दड़ा ले लिया, चलो यार कोई नहीं, तो फिर कपा भी तुहानू ये कहेगी कि चलो यार कोई गल नहीं। अब सीड आपने अच्छा ले लिया, उसके बाद सीड की ग्रेडिंग कर ली, सीड ट्रीटमेंट, उसको फंजीसाइड भी लगाना है और इंसेक्टिसाइड भी लगाना है। उसके बाद जो काश्त है वो आपने खेलियों पे करनी है। खेलियों की जो काश्त है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उसमें उगाव भी अच्छा होता है, उसको ज़मीन भी नरम मिल जाती है और वो बड़े अच्छे तरीके से आगे चलती। फिर जो जड़ी बूटियों का है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से करना है। हमारा कीड़े मकोड़े पे ज़्यादा फोकस होता है, जबकि जड़ी बूटियों पे फोकस कम होता है। तो जड़ी बूटी 40% तक पैदावार में नुकसान करती हैं, तो जड़ी बूटियों पे ख़ास आपने तवज्जो देनी है, उसको कंट्रोल करना है।
आप स्प्रे वाला भी कर सकते हैं जो 24 घंटे के अंदर करना है, उसके बाद भी मुख्तलिफ स्प्रे मौजूद हैं, आपने उनसे कंट्रोल कर लेना है, या चौकी से भी आप कर सकते हैं, तो जड़ी बूटियों का कंट्रोल हो जाएगा। अब कपास पे जो स्प्रे प्रोग्राम है, पहले हल्का फुल्का आप लेके चलें। इस दफ़ा कॉटन डस्ट की बग ने बहुत नुकसान पहुँचाया और बहुत ज़्यादा कीड़े की वजह जो बनी है, टम्परेचर से ज़्यादा नुकसान अगर मैं कहूँ तो कॉटन डस्ट की बग का हुआ। तो उसको अगर आपका क्लोथियानिडन है या थायमेथॉक्सम है, इससे आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उसको कंट्रोल कर लें। स्प्रे प्रोग्राम हमारा जो शुरू होता है वो 15 जुलाई से हम शुरू करते हैं, लेकिन ज़रूरत जहाँ पे हो, जिस क्रॉप में हो, जिस क्रॉप में कोई भी कीड़ा ETL लेवल पे हो जाए, जिसको थ्रेशोल्ड लेवल हम कहते हैं, माशी नुकसान की माशी आता है, वहाँ पहुँच जाए तो आपको स्प्रे लाजमी आपको स्प्रे कर देना चाहिए। जी मैं वो कर मैं बता दूँ। अच्छा, वाइट फ्लाई के हवाले से जैसे बात की, 8 से 10 5 सॉरी वो थ्रिप्स की तरफ लग गया, 5 इसके सफेद मक्खियों, निम्फों या दोनों मिला के फी पत्ता। अब ये भी एक फी पत्ते वाला भी इशू है कि हम एक नुक्कर से जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो फिर वो असेसमेंट नहीं होती। क्रॉप को आपने मुकम्मल देखना है, 20 पौधे देखने हैं, उसके बाद असेस करना है। पहले पौधे का टॉप, अगले का दरमियान वाला, अगले का नीचे वाला, फिर इस तरह चौथा पौधा आ गया उसका पहला। इसी तरह आपने 20 पौधे देखेंगे तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब 4 पे आ जाए तो इसको लाइट नहीं लेना, इस पर स्प्रे आपने कर देना है। और सफ़ेद मक्खी के हवाले से आप पानी अगर जितना ज़्यादा लगाएंगे और साफ़ लगाएंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। गंदा पानी लगाएंगे, जौड़ वाला या इस तरह का पानी लेके लगाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और कोशिश ये किया करें कि सुंडी और कीड़े मकोड़े का जो स्प्रे है इसको अलग-अलग किया करें। हमारा काश्तकार 300-400 बचाने के लिए वो मिक्स कर देता है, तो होता क्या है कि ना उसका रिजल्ट सही आता है ना उसका सही आता है। मिक्सचर हम खुद बना रहे थे, कुछ तो कंपनियां बना रही होती हैं, कुछ हम बना रहे होते हैं, तो हमारे फिर वो उस लेवल के नहीं होते। तो ये मैं बात कर रहा था, सबसे जो अहम तवज्जो देने वाली बात है वो ये है कि आपने जब 15 अगस्त के बाद कपास को कैसे लेके चलना है। ये वो कपास है, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, कि 80% पैदावार आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपके पीछे 20 मन आई है ना, तो ये इसको बढ़ा के आप ले जाएं, आप 50-60 मन तक मजीद पैदावार ले सकते हैं। जो आज भी फूल निकला है ना, ये 20-22 नवंबर को फुटी होगा, ये आप ले सकते हैं और गंदम फिर भी आप काश्त कर सकते हैं। इसलिए इस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे स्प्रे प्रोग्राम हम ढीले हो जाते हैं, तो पीछे से शुरू किया होता है, तो वो करते 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 यहाँ पे आके हम बिल्कुल जो है वो थक जाते हैं और स्प्रे नहीं करते, उसको लेके नहीं चलते। इस वक्त जो फोट है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। हफ्स साहब की तरफ से थोड़ा सा मुझे वो आ रहा है इशारा भी कि आप बात को थोड़ा सा क्लोज अप करें, तो मजीद कोई और बात भी है तो मैं कर सकता हूँ। मैं कोशिश थी कि मैं सारी आपको मैनेजमेंट की बात करता, लेकिन हफ्स साहब ने भी बाकी बातें करनी है। कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो मैं और कितने वक्फे से एसिटामेप्रिड के कितने स्प्रे हो जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे जाज साहब ने बताया था ना बेप्रोफजीन, जी सर, अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे ना, मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी की बात नहीं करता, मैं असीटा के खिलाफ हूँ। जितना ज़्यादा आप असीटा का स्प्रे करवाते हैं, बालक मरती है, लेकिन फसल में खुश्की आती है, मक्खी मजीद बढ़ जाती है, मजीद बढ़ जाती है। हमें उस वक्त खुश्की नहीं आनी देनी, पानी को मैनेज करके पानी का साथ भी हम सफेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस दफ़ा एक और भी बड़ा अहम हुआ है हमारे इलाके में, तो इधर का मुझे आइडिया नहीं है, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी आ गई जब वाइट फ्लाई बहुत फ्लेयर हो रही थी। अगर वो बारिशें अच्छी ना आती तो हो सकता है वाइट फ्लाई कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर होने वाली थी। तो वो बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारी थोड़ी बहुत फुटी तो ख़राब हुई है, फूलगुडी भी ख़राब हुई है, लेकिन जो पॉजिटिव उसका रिजल्ट था कि सफेद मक्खी हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। तो उसमें वक्फा घटा दें स्प्रे का जब आपकी तादाद बढ़ गई है,
लेकिन जो है ना फार्मूले ना चेंज करें। ये पेरिप्रोक्सीफेन बहुत अच्छा है, बेप्रोफजिन बहुत अच्छा है, और जो डायफेंथुरान अब दानेदार में जो आ गया है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो दूसरा लिक्विड डायफेंथुरान जो है वो आपने इस्तेमाल करना है अगस्त 15 के बाद, जब वो शबनम पड़ना शुरू हो जाती है और क्रॉप भी इस तरह हो जाती है। और डायफेंथुरान के वाले से अहम जो टिप है वो ये है कि इसका स्प्रे दोपहर को करना है। बाकी जितने भी आपको स्प्रे कह जाएंगे वो शाम को कह जाएंगे, लेकिन इसका अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये दोपहर को करें। 120 से 140 लीटर पानी इस्तेमाल करें, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। ये में भाई 430 61 डारों वाला के आगे, यतीम वाला के नजदीक, यतीम वाला के करीब। अच्छा, मैंने पहले बात की थी कोई खेत आपको सफेद मक्खी से खाली नहीं मिलेगा। जो जाग रहा होगा उसका नरमा जो है, जो उसकी कपास है वो काली नहीं होगी। सिंपल सा असूल है, जो जाग रहा है उसकी फसल काली नहीं होगी। फसल काली होते होते सफेद मक्खी का हमला हुआ है, ये कोई रातों रात नहीं हो जाती। ये 15 से 20 दिन 25 दिन लेती है, फिर जाके ब्लैक होती है। 8 दिन से ऊपर एक स्प्रे भी नहीं किया। अब स्प्रे कौन से किए हैं, ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा डिस्टर्ब होंगे। आप मेरे साथ बैठ जाएं, हम डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें। ये आसान काम होगा, सबको सुनाने की बजाय हम दोनों भाई बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, शुक्रिया जी। जी, ये थे जनाब मोहतरम आमिर इकबाल साहब, जो अपने तजर्बात आपके सामने शेयर कर रहे थे। अब मैं आपके सामने दावत दे रहा हूं उस हस्ती को कि जो आज की मेज़बान भी है, और ये जो फसल आपके बाईं तरफ है इसकी जड़ों में इस पौधे का सीड भी उन्होंने मुहैया किया, और उनकी कंपनी जो उनकी है आर्बर्ट सीड्स, उनका स्लोगन भी यही है, उनका मोनोग्राम कह लें, उनका मंशूर कह लें कि कपास सिर्फ आर्बर्ट सीड के साथ। मैं दावत दे रहा हूं चीफ एग्जीक्यूटिव आर्बर्ट सीड्स जनाब डॉक्टर हाफिज जुबैर अमजद साहब, तशरीफ लाएं आपकी भरपूर तालियों में, ताकि अपने जो तजर्बात हैं वो आपके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बातें थोड़ा लंबी हो जाएंगी। मैं आपसे माजरत के साथ, राव इमरान साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये कुछ कपास के बारे में बयान करेंगे। पहले ये आ जाएं तो मैं फिर बाद में। पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत सीड टेक्नोलॉजी की बात होती है, और जिसमें हम लैग कर रहे हैं। हमें सीड टेक्नोलॉजी में ही असल में मसला है। हम सीड टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए। इंडिया 1998 में चला गया था बोलगार्ड 2 की तरफ, और हम अनफॉर्चुनेटली इसी तरह के हैं। अनफॉर्चुनेटली पेस्टिसाइड वाले भी हमारे मेज़बान हैं, तो हम नहीं जा सके इस वजह से कि हम सीड टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए। और हमें आज पाकिस्तान में 1992 में हम 1.5 करोड़ बेल पे थे जब S12 वैरायटी थी, और उसके बाद रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ है और हम आज 70 लाख बेल पे हैं। 70 लाख भी नहीं होगी, हमने बेल का वेट भी कम किया है, 220 केजी से कम करके 170 केजी किया है। हम फैक्ट्स एंड फिगर में भी हर तरह से झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। और मेरे साथ जितने भी कपास उगाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और जितने भी हमारे रिसर्च के इदारे हैं उन्होंने देखा नहीं कि बॉर्डर की इस तरफ क्या हो रहा है। सबसे पहले वाइट फ्लाई एक हॉट इशू है, इसको मैनेज करना बड़ा आसान है। हम नंबर ऑफ प्लांट्स कम करेंगे। बॉर्डर की उस तरफ 4 करोड़ एकड़ पे लग रहा है 5000 पौधा, जबकि हम लगा रहे हैं 20,000 पौधे। इससे बड़ी क्या नहली होगी। हमने देखा ही नहीं कि बॉर्डर की उस तरफ क्या हो रहा है। हम इस तरफ लगे हुए, बस हमारे रिसर्च के तहकीक के इदारे इस तरफ गए ही नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरह बेहतरी लेके आनी चाहिए। दूसरा, पूरी दुनिया अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे चली गई है। वो चाहते हैं कि अब आपका कोई भी स्प्रे ना हो कॉटन पे। पिंक के साथ साथ वो चाहते हैं वाइट फ्लाई का भी ना हो, सकिंग का भी ना हो।
ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं कॉटन लीफ के अंदर कि जिसके फेरोमोन्स की स्मेल से ही पेस्ट भाग जाता है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हम अनफॉर्चुनेटली लगे हुए हैं अभी अपने स्प्रे ये नहीं बदल लें। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को, जितने भी किसान हैं, मैं उनको कहूँगा कि नंबर ऑफ प्लांट्स आप कम करें। कम से कम मेरी तो सजेशन है कि 5 से 6 हज़ार, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप 8 से 10 हज़ार ज़रूर करें। आपको वाइट फ्लाई की कॉलोनी नहीं बनेगी, आपके आधे मसाइल कम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप यहाँ आए हैं तो ऑर्बिट सीड, मेरा 2016 से आप साहब से एक अच्छा रिलेशन है, मैं इनके पास रेगुलरली आता हूँ, इनसे कॉटन डिस्कस भी करते हैं। तो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में दूसरा बड़ा मसला है कपास के खालिस बीज का बड़ा मसला है। और हाफिज साहब माशाल्लाह जितनी मेहनत करते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि कॉटन को जो है ना प्योर होना चाहिए। इसको मैं तो नहीं मानता, मेरी तहकीक भी है इस पर कि ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड नहीं है। साइंसदानों ने इसको ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड करार दिया कि ये इसमें वेरिएशन आ जाती है, जबकि एक्चुअली ये होता है जब हम ब्रीडिंग में जाते हैं तो हम इसके पोलन को इमेस्कुलेट करते हैं, उसके बाद पोलिनेशन करते हैं। इसका मतलब है जब तक हम इसको नंगा नहीं करते तो इसके क्रॉस नहीं हो सकता। जब क्रॉस नहीं हो सकता तो फिर दूसरे फूल पे कैसे जा सकता है पोलन? इसका मतलब है इसके अंदर 100% होमोजाइगोसिटी होनी चाहिए, 100% कपास के अंदर खालसपन होना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टेक भी है और हमारी डिमांड भी है, बल्कि हमारा फार्मर भी चाहता है। साइंसदान कुछ बड़े बड़े नाम है वो, उन्होंने इस तरह के बीज मुतारफ कराए 2012 के बाद। चौड़ा पत्ता, मोटे टिंडे, और वो अगस्त सितंबर में जाके कपास खड़ी हो जाती है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिटर्मिनेट टाइप वैरायटी मुतारफ करवाई गई, जिससे हमारी कपास का जो असल रेशा और कपास की पैदावार का जो मरकज़ होते हैं वो, जैसे ये हमारे दोस्त आमिर साहब भी बता रहे थे कि जो अगस्त सितंबर की फ्रूटिंग है वो अर्ली मैच्योरिंग होती है, वो 40 से 42 डेज पे आ जाती है उसकी बॉल ओपनिंग। जबकि हम वो फ्रूट ही नहीं ले पा रहे तो हम पैदावार कैसे लेंगे मैक्सिमम? ठीक है, उसमें हमारी वैरायटीज के अंदर कैपेसिटी नहीं रही। शहद के मीठे की तरह पत्ते हैं इनके, सफेद मक्खी की जान नहीं छोड़ती। जबकि इन्होंने ये भी नहीं देखा, कम अज कम हम जब बीज बनाने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टर देखते हैं कि इस पे पेस्ट अटैक कितना होता है, ये कौन से पेस्ट को रिपेल करता है। अगर हम इसको क्रॉस में लेके जाएंगे तो हमें कम अज कम ये देखना पड़ जाइए कि हमारे किसान का कम से कम खर्च हो। बीज बनाने के लिए सबसे पहले आपकी मखलूक खुदा की खिदमत नजर होनी चाहिए। पैसा तो पूरी दुनिया ही कमाती है। बीइंग ए रिसर्चर, हमारी पहली बुनियादी बात ये होती है कि आम आदमी का, किसान का, पाकिस्तान का, पंजाब का, आरएफ वाले का भला होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से कोई काम नहीं करूंगा तो मेरी तहकीक खुदा की कसम आगे नहीं बढ़ सकती। हमारी तो अब स्टेपल 28 पे हम अप्रूव कर रहे हैं वैरायटी। देसी कॉटन इंडिया में होती है 28 पे। फिर हम कहते हैं कि हमारी रुई बाहर क्यों नहीं जाती, हमें इंटरनेशनल प्राइस क्यों नहीं मिलती, गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती कर रही है। बुनियादी फॉल्ट ये है कि हमने बतौर ब्रीडर हमने उसको लॉन्ग स्टेपल इन लेके गए। अब मैं इंशाल्लाह ताला हाफिज साहब के पास अगर आप आए तो इनके पास जर्म प्लाज्म बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर हम पिंक कॉटन की तरफ भी जाएंगे, पिंक फ्री की तरफ भी। और फॉर द लॉन्ग बिन हमने होप देनी है, उम्मीद देनी है, हमने मायूसी नहीं फैलानी। हमने आपकी इंशाल्लाह ताला, पेस्टिसाइड का तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन हम करेंगे कम से कम करें, आप कम से कम करें। छोटा पत्ता होगा, आपने अगर नयाब 878 वैरायटी किसी ने देखी हो, छोटा पत्ता है, छोटे घेरे की तरह चलती जाती है। हमें आप साहब की वैरायटी देख के भी बड़ी खुशी हुई है कि ये चल रही है। कपास दरख्त है, ये सारा साल खड़ी रह सकती है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। सिवाय पिंक का आप स्प्रे करते जाएं तो ये सारा साल चलती जाएगी। इस कपास को चलाने के लिए हमें बीज भी ऐसा ही चाहिए जो सारा साल चल सके, इसका वजन उठा सके। तो इस तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन, हम इन्हें कहते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप कॉटन वैरायटीज, जो सारा साल चलती रहे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप साहब को कि उन्होंने इस तरह का जर्म प्लाज्म सेलेक्ट किया। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम लंबे अरसे के लिए जाएंगे, हम हाई डेंसिटी पे नहीं जाएंगे, हम हाई डेंसिटी पे जाएंगे। ऐसा नहीं है हमारे पास, हाँ हमारा किसान 20 लाख का मैकेनिकल पिपर नहीं ले सकता, पिकर, कि वो कॉटन चुनने के लिए ले मशीन। पहले 2 एकड़ वाला कहाँ से लेकर आएगा, किराए वाला साइलेज मशीन की तरह आग लगा देगा। हमने मैनुअल पे ही रहना है। हम
एक चीज़ कर नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम उसकी बात भी ना करें। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, बजाय इसके कि देखें हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको उम्मीद देता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन पाकिस्तान के कपास के हवाले से बहुत बेहतर होंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे सेमिनार का नाम है कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट सेमिनार, मैंने आपके साथ कम अज़ कम भी 2 घंटे की क्रॉप मैनेजमेंट डिस्कस करनी थी। इंतहाई बदकिस्मती के साथ कुछ मैं भी सुस्त और कुछ आप लोग भी लेट आए। मैं आमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो टाइम है उसमें से 3 मिनट मुझे दे दें, फिर आपके 7 मिनट आपके, और आप आखिरी जो है आपसे खताब है वो आमर साहब करेंगे। अभी जो 2 घंटे की मैंने क्रॉप मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस करनी थी वो मैं इंशाअल्लाह ताला 7 मिनट में क्लोज़ करूँगा। आप इंतहाई गौर के साथ मेरी बातें ये सुने और इन बातों की एलेबोरेशन जो अभी मैं बयान करूँगा उसके लिए, अगर आप कपास चाहते हैं उगाना पाकिस्तान में, आप अच्छी कपास उगाना चाहते हैं, आप भरपूर पैदावार देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी तब तक इल्म आपके पास नहीं आएगा जब आप अपना वक़्त खर्च नहीं करेंगे, अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इल्म आपके पास नहीं आएगा। बहरहाल मुख्तसरन मैं इसका ब्रीफ आउटलाइन बयान करूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन हो गए मैं 2-3 मिनट में उसको क्लोज करूंगा। किसी भी क्रॉप की पैदावार, भले वो कॉटन हो, मकई हो, राइस हो, वीट हो, उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो है वो आपका क्लाइमेट हुआ करता है। जब कोई क्लाइमेट ही सपोर्टिव नहीं है, आप 1000 खूबसूरत किस्म की क्रॉप मैनेजमेंट कर लें, जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आप कभी गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल अमूम पिछले 10-11 साल और बिलखसूस लास्ट 6 ईयर ज़बरदस्त किस्म की जो क्लाइमेटिक चेंज आया है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं, उसके नतीजे में हमने अपनी क्रॉप मैनेजमेंट को क्या तब्दील किया? बिल्कुल नहीं किया। वही हमारी लाइन है, वही हमारा टाइम ऑफ सोइंग है। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, राव साहब मेरे भाई हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज भी करते हैं, थपकी भी देते हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करूँगा कि पिछले 6 सालों में, 7 सालों में कॉटन के बीज में कुछ ना कुछ बेहतरी हुई ज़रूर है। पाकिस्तान दुनिया का वो खिता है जहाँ 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर कपास पैदा हो रही है। शायद इंडिया में कुछ छोटा मोटा ऐसा खिता होगा, अदरवाइज 52 डिग्री सेंटीग्रेड में दुनिया में कपास पैदा नहीं होती। आपका पाकिस्तान में प्रिवेल करने वाली वैरायटीज़, पाई जाने वाली वैरायटीज़, वो किसी भी ब्रीडर की हों, कम अज़ कम वो 47, 48, 49 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त करने वाली हैं। हीट टॉलरेंस लेवल उनका ये है। अब बात यह है कि हमारा जनूबी पंजाब टोटल पाकिस्तान की प्रोडक्शन का 70% कपास पैदा करता था, पिछले साल 50 पे आ गया, अब 50 से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर आपने कपास बचानी है, अगर आपने पंजाब में कपास बढ़ानी है, अपने पाकिस्तान में कपास ज़्यादा पैदा करनी है पहले की तरह या उससे भी आगे जाना है, तो आपको अपनी आदत तब्दील करनी पड़ेगी, अपने मोड ऑफ एक्शन तब्दील करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कपास अच्छी उगानी है तो आपने ज़मीन की तैयारी से ही शुरुआत कर देनी है। आपने अच्छी कपास उगाने के लिए कपास का रिक्वायर्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो टाइम बनता है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। ये नहीं करना कि जी मेरी गंदम खाली हुई तो मैं अब कपास लगा लूँ। ठीक है, कपास के देखिए अपने एरिया के मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक, अपने सॉइल कंडीशंस के मुताबिक कि किस टाइम पे कपास बेहतर हो सकती है, जहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मिनिमम रहे और प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अगर हम इस खित्ते की बात करें, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, आरेवाला, चीचा वतनी, विहाड़ी, लोधरा तक चले जाएं, ठीक है, ये वो खित्ता है जहाँ पे आप अर्ली सोइंग पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कपास पे आप जा सकते हैं। राव साहब खुश हो जाएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप की वजह से। ठीक है, कि लंबा चलने वाली कॉटन का पौधा बता चुके हैं, एक दरख्त है। आप हर मुमकिन कोशिश करें कि अर्ली सोइंग को अडॉप्ट करें। आप मेरे साथ 10 दिन तक बहस करते रहें, मुझे कन्विंस नहीं कर पाएंगे, मैं आपको आधे घंटे में कन्विंस कर लूंगा कि आपने अर्ली सोइंग पे जाना है।
ठीक है, अगर आपने दोबारा से 60, 70, 80 मन, 90 मन वाले फिगर एंजॉय करने हैं, 100 मन वाले, राना आजाद साहब की कपास बता रही है 70, 75 हो सकती है, तो 100 कोई मुश्किल नहीं है। ये 6 अप्रैल की काश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने नहीं किया, अल्लाह ने शायद मुझे नवाजा है, रहमत की है कि मेरे हाथों से ये हुआ है कि मैं आज, अगर मुझे इस बात का खदशा ना हो कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, तो मैं आज इस बात कहने में हक बजानब हूँ कि पाकिस्तान में, जनूबी पंजाब में, पंजाब के इस खित्ते में कोहिनूर से अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपने अर्ली सोइंग करनी है, आपके पास बेहतरीन टाइम की पॉकेट मौजूद है। 15-10 मार्च से शुरू हो जाएं और एंड अप्रैल तक जो लोग आलू लगा रहे हैं, जो वेजिटेबल लगा रहे हैं, वो मार्च में आ जाएं, मार्च के एंड में आ जाएं, अप्रैल के स्टार्ट में आ जाएं, अप्रैल के मिड में आ जाएं। जो लोग मस्टर्ड लगा रहे हैं, अगर कॉटन अच्छी पैदा करना चाहते हैं तो वीट लगाएं, थोड़ी लगाएं, मस्टर्ड पे जाएं, राय पे जाएं, कनोले पे जाएं। कनोला आपको हर सूरत 15 मार्च को खाली करेगा, फ्री करेगा। 15 मार्च की किसी बंदे की कॉटन फ्लॉप है पंजाब के अंदर तो नाम लेकर सामने खड़ा हो जाए, या आप नाम लेके 15 मार्च वाली कॉटन फ्लॉप हो गई है या एंड मार्च वाली फ्लॉप हो गई है। आप कॉटन प्लस मस्टर्ड का, कॉटन प्लस राय का, कॉटन प्लस कनोले का रोटेशन अडॉप्ट करें, उसको अपनाएं। अक्टूबर में एंड होगी, अक्टूबर में राय लगा दें, राय लगाएं, राय आपका फरवरी में मैच्योर हो जाएगा, मार्च में काटें आसानी से, 15 मार्च के बाद कॉटन लगाएं। आपके आधे मसाइल हल बगैर कुछ किए, बगैर क्रॉप मैनेजमेंट चेंज किए। एक बात, उसके परली तरफ के जो लोग हैं, भावलपुर से परे के लेके एंड तक चले जाएं, आप रहीम यार खान तक चले जाएं, गोठकी तक चले जाएं, ये लोग अप्रैल के एंड में, मई में कंफर्टेबल हैं। उसके आगे चले जाएं, वो लोग पहले ही मार्च में लगा रहे हैं, अप्रैल में लगा रहे हैं, उनकी बातें भी डिस्कस करते हैं। अब आपने करना क्या है, जैसे राव साहब ने कहा कि आज तक हमारे कुछ अथॉरिटीज़, हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स आज तक तख्तियां लिख रहे हैं 20,000 से 28,000 पौधों की। कोई फील्ड दिखाएं जहां पे 24,000 पौधा लगा हो और कपास 20 मन निकली हो, नहीं होनी। आपने, राव साहब ने 5-6 हज़ार की कही है, राव साहब को मुझसे थोड़ा सा एडवांस है, ज़रा आगे चलते हैं। मैं 12,000, ये राव साहब अपना राना साहब के पौधे खड़े हैं, आप इसकी असेसमेंट कर लें, कैलकुलेशन कर लें, ये 12,000 से ज़्यादा पौधे नहीं है। ये एकड़ में 12,000 से ज़्यादा प्लांट नहीं है। 12,000 पौधा अगर 75 मन पैदावार दे सकता है तो मेरी बातों की ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के सामने तस्दीक हो रही है। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन को मार्च सोइंग, अप्रैल स्टार्ट सोइंग के अंदर 10,000 से ऊपर ना जाने दें। और वैरायटी का इंतखाब सबसे पहले, कपास लगाने के से पहले जो टाइम लगाएं, आप जो टाइम खर्च करें, अपनी एनर्जीज खर्च करें, ठीक है, अपने घर से उठें, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी बिल्डर के पास जिसकी वैरायटी लगाने जा रहे हैं उसके पास जाएं। एक्सटेंशन के जो सीनियर लोग हैं, अमर साहब बहुत ज़्यादा सीनियर हैं भावनगर के आपके पास, इनके नंबर ले लें, सभी बंदे सर खाया करें इनका सुबह शाम। ठीक है जी, अमर साहब का जो होगा ना अटेंडेंट, वो बंदा कपास में मार नहीं खाएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। मैं आमिर साहब से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, मैंने इस जैसा मेहनती बंदा नहीं देखा डिपार्टमेंट में। ठीक है, आप उससे पहले प्लानिंग करें, उनसे वैरायटी का मशवरा भी करें, फिर उनसे अपनी सॉइल कंडीशन बताकर, अपने एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन बताकर उनसे मशवरा करें कि हम कितने प्लांट रखें पर एकड़, किस टाइम पे सोइंग कर दें। ठीक है, और एक बात बता दूं, जो हजरात कपास की सोइंग से पहले फर्टिलाइजर हैवी यूज करते हैं, वो मेरा वाज़े मशवरा है कि उसको छोड़ दें। प्लांट कॉटन की सोइंग भले मार्च की हो, भले अप्रैल, भले मई की हो, आपने बेसल डोज, नॉन कन्वेंशनल मेथड, गैर रवायती तरीका, ठीक है, अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आप कपास को टाइम दे रहे हैं, अगर आपने टाइम नहीं देना और बेसल डोज नहीं डाली फिर बाद में छुट्टी हो जाएगी। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो बेसल डोज से अवॉइड करें। बेसल डोज होती है ज़मीन की तैयारी में खाद, बगैर फर्टिलाइजर के बजाई करें। देखिए राना साहब ने बताया, मैंने खाद नहीं डाली, जैसे छतराई करें 25 दिन में, उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ऑप्टिमम लेवल कहते हैं कि जहां पे हम अगर कम करें तो पैदावार कम हो जाए, अगर फासला बढ़ाएं तो फिर पैदावार कम हो जाए। ऐसी स्टेज वो आप ब्रीडर आपको बताएगा, या एक्सटेंशन के लोग बताएंगे, या जो भी सीड में एक महारत रखते हैं वो लोग आपको बताएंगे।
प्लांट पॉपुलेशन, ज़मीन की तैयारी के बाद कॉटन का रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। मैं बताना भूल गया, शॉर्ट बताता हूँ कि ज़मीन की तैयारी कपास के लिए जितनी गहरी कर सकते हैं कर लें। ज़मीन की तैयारी गहरी और प्लांट पॉपुलेशन को फिक्स कर लेना, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बढ़ा लेना। आपकी गेम प्ले करने से पहले 50% विन आपकी लिखी जा चुकी है। ज़मीन की तैयारी बहुत गहरी की है, बेड शेपिंग बहुत ऊंची की है, 10 इंच 11 इंच 12 इंच का बेड बनाया है, और प्लांट टू प्लांट फासला आपने अकॉर्डिंग टू वैरायटी 1.5 फुट से लेकर 2.5 फुट तक रख लिया है। आपने अभी कपास लगाई है, 50% गेम आपके हाथ में आ चुकी है, आप आधी यील्ड ले चुके हैं, मैं गारंटी कर रहा हूं अगर आप जाग रहे हैं तो। प्लांट पॉपुलेशन की बात हो गई, 10,000 12,000 आपने अप्रैल के एंड में चले गए, मई में चले गए, 12 से 14,000 पे चले जाएं। मैं अभी 8 पे जाऊंगा, 6 पे जाऊंगा, मानेगा कोई नहीं, बात की बात रह जाएगी। इसलिए मैं सहारा ले रहा हूं थोड़ा दरमियानी सा, ठीक है, 14,000 मैक्सिमम, इससे ऊपर ना जाएं, कभी ना जाएं, ठीक है। यही पौधे आपको, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बीज बेचने वाला मैं बाद में हूं, सबसे पहले मैं काश्तकार हूं और हमेशा से मुझे फख्र रहा है। मैं बताऊं, मैंने 12 मई को कपास लगाकर प्रैक्टिकली 54 मन कपास उठाई है और गंदम भी लगाई है वहां पे, ठीक है। तो अगेती काश्त में मैं करता नहीं हूं, अभी अगले साल से स्टार्ट कर रहा हूं अगेती काश्त भी। अगेती काश्त में आप आज भी मौजूदा मौसमी हालात में भी आप 80 से 100 मन पैदावार अब भी पॉसिबल है। आपने फर्टिलाइजर 25-30 दिन के बाद स्टार्ट करना है, और ये जो बोरियों वाला सिस्टम है ना जी, इसको भी क्लोज करें जी। 2 बोरियां DAP डाल दी, 1 SOP डाल दी, 4 यूरिया डाल दी। आपने स्प्लिट डोजेज, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि एक बंदे ने दिन में 6 रोटियां खानी है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। अगर 6 की 6 रोटियां सामने सुबह रख दें, 2 ताज़ा खाएगा, 2 दोपहर वाली बासी और रात वाली बिल्कुल टुकड़े खाएगा, ठीक है। अगर वही 6 रोटियां 2 सुबह 2 दोपहर को 2 शाम को पके ताज़ा, तो मज़े लेके 6 की 6 रोटियां गर्म खाएगा। आप कॉटन को हर पानी पे स्प्लिट डोजेज, हल्की हल्की खुराक हर पानी पे दें। शुरू से ही पाकिस्तान में जितनी कॉटन की वैरायटीज़ हैं, भले वो कोहनूर है, IUB 13, 15, 78 जो भी है, नॉर्मली सारी की सारी 48 से 52 दिन के दरमियान पहला फूल खिला देती हैं। 20 दिन 22 दिन में पहला उनका स्क्वायर, उनकी गुड्डी नमूदार हो जाती है। जैसे छटराई करें आप उसको 1/4 फास्फोरस, और फास्फोरस आपकी तेजाबी फॉर्म में होनी चाहिए, नाइट्रोफास या कोई भी दूसरा सोर्स तेजाबी शक्ल में, वो आप 1/4 टोटल फर्टिलाइजर का जो प्लान किया है वो आप दें। और आपका जो इंटर नोडल डिस्टेंस है, नोड से नोड का फासला है, ये सारी साइंस इसी में छुपी हुई है, सारी कपास की मैनेजमेंट इसी नोड के अंदर छुपी हुई है। तो वो नोड क्या है, जोड़ से जोड़ का फासला हर वैरायटी का डिफरेंट होता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, 1.25 से 1.5 इंच के दरमियान में रखेंगे तो टारगेट आपका कागज पे बजाई से पहले लिख लेना है 100 मन, तो 100 मन ही आ जाएगा। अगर 40 लिखा तो अभी 20 ही आना है, ठीक है। 1.25 से 1.5 इंच इंटर नोडल डिस्टेंस मैनेज कर लें। छठे नोड पे ऊपर से टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आपने नोड काउंट करने। जिस फार्मर ने छठे नोड पे का इम्तिहान पास कर लिया, मैं मई में जाऊं फील्ड में, अप्रैल में जाऊं, जून में जाऊं, जुलाई में जाऊं, अगस्त के में जाऊं, 10 सितंबर को जाऊं, उसके आगे नहीं, उसके आगे गेम चेंज है। मेरा फ्लावर चोटी से नीचे की तरफ छठे नोड पे होना चाहिए। जिसने ये फनकारी हासिल कर ली उसकी कपास अगेती 80 मन प्लस हो गई, मौसमी 40 प्लस हो गई, ठीक है। ये कैसे लेनी है, कपास देखनी है, टाइम जाएगा। इसके लिए जिसने फनकारी लेनी है, जिसने कॉटन अच्छी मैनेज करनी है, मेरा भाई अल्लाह का वास्ता है, ठीक है ना, टाइम भी निकाला करो और थोड़ा सा पाँव की मट्टी भी छोड़ दिया करो। मुझे आप पूरा दिन बुलाएं, मुझे तो पता नहीं चल रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ ख़त्म कहाँ से करूँ, ठीक है। मैं आपको मुख्तसर बात बताता हूँ, जिसमें छेड़ेंगे लंबी हो जाएगी बात, ठीक है। क्रॉप मैनेजमेंट आप फास्फोरस सप्लिट डोजेज में दें। राना साहब ने बताया पोटाश का, पोटाश भी फास्फोरस के साथ सप्लिट डोजेज में आपने देनी है। अगर आपने प्लान किया है, पहले एनालिसिस करवाएं, एनालिसिस के बाद आपने डिसाइड किया है
कि मैंने एक बैग देना है 50 kg का, 50 kg को 5 बराबर डोजेज में तकसीम कर लें, हर फास्फोरस के साथ उसका 5 पैसा लगाते जाएं। दरमियान जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कॉटन अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा कर रही होती है, मई के एंड से लेकर 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के बाद फ्रूट का लोड आता है, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ शॉर्ट, फ्रूट का लोड बढ़ता है, इंटरनोडल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जो दरमियानी पीरियड है जहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पे सभी लोग कुछ गेन नहीं कर पाते, पौधे का 1.5 फुट खाली होता है दरमियान में। जिसने वहाँ पे जीता वो एंड विनर है, जिसने वो जीता वो एंड का विनर है। वो आपने 1.5 इंच मेंटेन करना है। जिसने उस वक्त यूरिया की बोरियां डाली उसकी छुट्टी है, जिसने ग्वारे की बोरियां टकाटक डाली उसकी भी छुट्टी है, जिसने फास्फोरस भी ओवरडोज की उसकी भी छुट्टी बता दूं मैं आपको, ठीक है। उस वक्त जून और जुलाई, 15 मई से स्टार्ट करेंगे, 15 मई, जून और जुलाई, इसमें कपास की हाइट को कंट्रोल करना आपकी महारत है। अगस्त और सितंबर में कपास को चलाना, चलते रखना, ये आपकी महारत है। जून जुलाई में चलने ना पाए, रुक रुक के चले, अगस्त और सितंबर में रुकने ना पाए। अब इसके लिए बिस्मिल्लाह, आओ बिहाड़ी, जब मर्जी आ जाओ। कोशिश करूंगा कि सीजन क्लोज होने के फौरन बाद एक बड़ी गैदरिंग रखूं, जिसने सीखना हो वो आए। कपास आपकी जिंदा है तो पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैं आपको क्रॉप दिखानी है, कुछ ब्रीफिंग वहां पे देनी है, मैं बातें यहीं पे क्लोज करता हूँ। इनकम्प्लीट बातें आमर साहब ने 3-4-5 मिनट लेने हैं, वो खूबसूरत। जी जी, नोड टू नोड का फासला ऐसे कम करेंगे कि आपने नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देनी। आप देखेंगे अगर आपका पौधा, कुछ ज़मीनें जरखेज़ हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, नामियाती मादा ज़्यादा है, फास्फोरस ऑलरेडी ज़्यादा है वहाँ पे, तो ग्रोथ बहुत तेज़ करेगी। जब ग्रोथ तेज़ करेगी तो आपने उसकी ग्रोथ को रोकना है। कैसे रोकना है? पोटाश के स्प्रे लगाएं, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे आपका मैपिकॉर्ड क्लोराइड है, स्टांस मार्केट में आ रहा है, आपका पोटाशियम नाइट्रेट है, एसओपी है, एनपीकेज करें जिसके अंदर पोटैश की रेशो ज्यादा हो, फास्फोरस मीडियम हो, नाइट्रोजन ना होने के बराबर हो, वो करेंगे, आपका मैनेज हो जाएगा। जब आप प्लांट टू प्लांट फासला 2 फुट रखेंगे, 2.5 फुट रखेंगे, मुझे बताना कौन सा पौधा कद करता है ओवर, कभी करेगा नहीं। वो हॉरिजेंटली अपनी जो लेटरल ब्रांचेज है वो बनाएगा। जिसने 70 दिन में, 80 दिन में प्लांट की कनोपी बनवाई और पौधे के फ्रूट की ना देखा, वो भी जीत जाता है। पौधे का स्ट्रक्चर बनवाएं जिसने जाकर 80 मन का लोड अपने ऊपर उठाना है, ठीक है ना। आप देते हैं यूरिया, पौधा मोनोपोडिया या गैर समरावर शाखें बहुत कम बनाता है, कमजोर होती हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस करीब होता है, नैरो प्लांटेशन होती है, इंटर प्लांट कंपटीशन की वजह से पौधा शूट करता है ऊपर नीचे, छुट्टी प्रोग्राम। अगर 4 टिंडे लग भी गए गल जाने, आपके हथे आने ही नहीं है, ठीक है। बराए मेहरबानी मैं एक सेमिनार मैनेजमेंट का अनाउंस करूंगा, नवंबर में नहीं, दिसंबर में करूंगा, एंड में जब धुंध होगी, ठीक है। क्रॉप मैनेजमेंट डिस्कस करने के लिए पूरा दिन आप निकालें। देखिए आज मुझे अफसोस हुआ है कि 3 दिन से मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ और इधर से ऑडियंस जो है ना होने के बराबर है, ठीक है ना। हर बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, सर वीडियो फेंक दें, सर लाइव कर दें, सर वीडियो फेंक दें। ना किसी के पास टाइम है, ना कोई आना चाह रहा है, ठीक है। इधर और फंक्शन होता, लशपश होता, सभी इकट्ठे होते, ठीक है नहीं। इसके अलावा ये जो आज से आप 25 साल पहले जाएं, जी जी, नवंबर और अक्टूबर में फल उठाते थे, जी जी, क्या वो वैरायटी मुमकिन नहीं है? वो आपके सामने खड़ी है, यही तो फनकारी है, आपके सामने खड़ी है। नीचे फल भी ली गया है, 4 पिकिंग आ चुकी है, दरमियान में फल भरा हुआ है, ऊपर टॉप का कोई पौधा पकड़ ले, कोई बंदा मुझे बैठाएं कि इसमें ऑफ टाइप पौधा है। मैं राना साहब के साथ इतनी ज़्यादा तारफ नहीं था, मैंने आम फार्मर समझ के बीज दिया था, इसलिए मेरा वहाँ पे भी कोई आप नहीं कह सकते यार स्पेशल बीज लगा दिया, अमूमी बीज लगा हुआ है। प्योरिटी का लेवल देख लें, हर पौधे ने बराबर दर्जे का कमोबेश फल उठाया हुआ, ऊपर भरपूर आपको फ्लावर भी है, गुड्डी भी नजर आ रही है, इमेच्योर बॉल भी है, मैच्योर बॉल भी है और फुटी खिली हुई भी है। तो आपके पास कैपेसिटी है, चलाएं इसको। 20 अक्टूबर तक का फ्लावर, फूल, टिंडे की शक्ल, फुट्टी की शक्ल में आपके घर आएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद वाला भी आ सकता है, थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करें। अमर साहब आए प्लीज। आमिर रमज़ान गुजर मेरा नाम है जी, और कॉटन कमेटी पंजाब का मैं हेड था इस साल।
अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी मसाइल की वजह से और किसानों की मदद करने की वजह से मुझे उतार दिया गया। सियासी तौर पे तो नुकसान हुआ, लेकिन कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर दी मैंने। सबसे पहले तो मैं हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बंदा इतना भागता है कॉटन के लिए, जिस तरह जिन्नी बंदे को चिमटे हुए होते इस तरह वो कोशिश करता है इस पाकिस्तान के लिए। ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हर जगह हरियाली है, हर कोई 1 इंच पाकिस्तान का खाली नहीं हरियाली के बगैर। लेकिन 400 अरब रुपए की इंपोर्ट है पाकिस्तान की कॉटन की, और 300-350 अरब रुपए की ऑयल सीड्स की इंपोर्ट है, जिनको हम खाने का तेल, खुर्दनी तेल कहते हैं, ये वाली। 700-800 अरब रुपए ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम बाहर बेचते हैं। हम लोगों ने इस दफ़ा कोशिश भी की, बड़ा थ्रेट था कॉटन कम लगेगी, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हो गए। और हम लोग इसका जदीद तरीन प्रोग्राम देने लगे थे कि हम हर खेत को पिन कर दें ऑनलाइन सिस्टम के साथ, और डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर सारे इकट्ठे काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके। और प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने ताई बड़ी कोशिश करते हैं बेचारे कि अच्छा से अच्छा सीड, लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जितनी हमारे पब्लिक सेक्टर के पास हैं, सरकारी लोगों के पास हैं। सरकारी लोग अगर बीज बना भी लेते हैं, नहीं। अच्छा, ये वैरायटी ना आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा ना एक ट्रायल फील्ड है इलाके के लिए, कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि प्योरिटी पैदा भी की जा सकती है और किस मौजूदा क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर किस टाइप की वैरायटी काश्त करनी चाहिए। अब आप इधर गौर से देखिए कि नीचे से प्लांट ने फ्रूट लिया है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हैं 1.5 फुट से ज़्यादा अपना कम नहीं है, कहीं 1.5 होगा, 1.25 होगा। आपको प्लांट स्ट्रक्चर के अंदर खोखड़ी भी नज़र आ रही है, ओपन बॉल भी नज़र आ रहे हैं, मैच्योर बॉल भी नज़र आ रहे हैं, इमेच्योर बॉल, फ्लावर और गुड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। पीछे सारा ये व्यू देखें। अभी हम इंशाअल्लाह इस वैरायटी को कोशिश कर रहे हैं कि ये मौजूदा क्लाइमेट में सबसे अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली है। तंगी इसलिए होती है कि अभी क्योंकि अप्रूवल के मराहल से गुजर रही है, मैं बहुत खुल खुला कर इसकी मार्केटिंग या बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्डेड हैं और ये ऑन एयर होंगी, रिकॉर्ड के हिस्सा होंगी, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि एक तो वैरायटी आप अपने वक्त काश्त के हिसाब से, वक्त के लिहाज से इंतखाब करें कि जो आपको पता हो कि मैंने मार्च में लगानी है और मैंने अगली क्रॉप जाकर नवंबर में करनी है। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। अब अगर आपने लगानी मार्च में है, ले जानी एंड नवंबर तक है, और आपने इंतखाब कर लिया गलत सुनी सुनाई वैरायटी सुनकर कि अभी वो फलां वैरायटी बड़ी मशहूर हो रही है, आपको पता नहीं स्ट्रक्चर क्या है वैरायटी का, गलत इंतखाब कर लिया, तो आपकी 8 महीने की जितनी एफर्ट्स हैं सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी। जो मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है वो आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे। जो टाइम का पोटेंशियल होता है अपना कि 8 महीने के 9 महीने के टाइम का पोटेंशियल 80 मन होना चाहिए, वो आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वैरायटी का इंतखाब वो बहुत केयरफुली होना चाहिए। अब ये एक ऐसी वैरायटी है कि आप इसको मार्च से लेकर इवन जो लोग मई में लगाना चाहते हैं उनके लिए भी सूट है। ऐसी ऑलराउंडर टाइप है। आप किसी तरह की सॉइल में इसको ले जाएं, सख्त ज़मीन में ले जाएं, रेतली में ले जाएं, अगेती काश में ले जाएं, मिड में ले जाएं, एंड में ले जाएं, ये इंशाअल्लाह परफॉर्म करेगी। दूसरी बात ये है कि अपना वक्त काश जो है ना कपास का, जो भी कपास लगाना है 10 मई तक मैक्सिमम, गंदम के बाद वाले लगा लें। 11 मई हो जाए कपास छोड़ दें, 11 मई आ जाए कपास छोड़ दें, ना लगाएं, वरना आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। 10 मई तक की कपास आपको मैक्सिमम, आपका जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है अगस्त के एंड में या 15 अगस्त के बाद, तब तक भी आपको 20 मंथ का पोटेंशियल दे चुकी होती है। अगर क्रॉप क्राइसिस का शिकार हो भी जाए रेंज की वजह से, ओवर रेंज की वजह से, तब भी आपको जाते जाते 10-12 मंथ देगी, 30 मंथ पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोइंग 15 मई, 20 मई, 25 मई पे जाएगी, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके प्लांट ने प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, क्लाइमेट हार्श हो गया, क्लाइमेट में आपके पास टेम्परेचर तो फ्लक्चुएशन आ रही है, ह्यूमिडिटी का लेवल देखिए कितना बढ़ रहा है। कपास हॉट एंड ड्राइनेस लविंग प्लांट है, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा ओवर ह्यूमिडिटी लाइक नहीं करती। आपके पास अगस्त में, सितंबर में ओवर ह्यूमिडिटी आ जाती है,
पेस्ट का कम्प्लेक्स बढ़ जाता है। फार्मर पहले एनर्जी लगा चुका होता है, फिजिकल एनर्जी भी और अपनी पॉकेट की फाइनेंशियल एनर्जी भी। जब कम्प्लेक्स बनता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। वो वहीं पर जाके बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, वो कहता है यार मुझसे वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि ओवर पॉपुलेशन जो है 12-14 हज़ार पौधों के बाद ये खुदकुशी है पंजाब के इस क्लाइमेटिक कंडीशन में। इवन मैं बात करूँगा वहीं तक आपके रहमियार खान तक की। अगर आपका डेजर्ट एरिया है, चोलिस्तानी पट्टी है, जैसे आपका फोटाबास है और ये पट्टी चलेगी जजमान तक, ये प्योरली ड्राई एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप 18,000, 20,000, 22,000 पे जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर आप अर्ली में 10 से 12,000 और सीजनल में 12 से 14,000, इसके ऊपर ना जाएं प्लीज़। आपकी कामयाबी आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। आप क्वेश्चन करें कुछ साहब, मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। यहाँ पे एरिया जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, ये 8 एकड़ का एरिया है, 5 एकड़ का ये एक एरिया है और 3 एकड़ का जो साइड पे है वो एक वैरायटी और है, आप देख कर आए हैं। वो समरोज 317। देखिए राना साहब जो खड़े होंगे इनकी 4 पिकिंग हुई है, 41-42 के करीब बता रहे हैं, 41-42 मन। जो इसकी फुटी तैयार है 8-10 मन की मेरे अंदाज में है और ऊपर अभी स्प्राउटिंग हो रही है और बेतहाशा फ्रूट है। अगर इसको राना साहब चलाते हैं 31 दिसंबर तक, 2.5-3 महीने, पौने 3 महीने पड़े हुए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि कुछ ना भी ना ये कम से कम भी कहें तो 75 से नीचे रहने वाली नहीं है। देखें टेम्परेचर, आप खुद देख रहे हैं टेम्परेचर बर्दाश्त क्या होती है कि आपको प्लांट के नज़र आ रहा कि उसका कोई पोर्शन जहाँ पे शेडिंग आई हो आपको सांगली खोखड़ी नज़र नहीं आए। इट मीन्स कि इसने 48, 49 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड बर्दाश्त किया हुआ है। अगर आप यही वैरायटी डेंस लगा देंगे, बहुत घनी लगा देंगे, आप मुझे फ़ोन पे कहेंगे ज़बैर साहब मात फिटिया तुसा 2 नंबर बीज हो तो फल नहीं टकांदा पिया। भाई वो आपने गहरी लगा दी है, पंजाबी ने घाटी लाती है, उसने शेडिंग करनी है, ह्यूमिडिटी बन जाएगी, सफोकेशन होगा, दम घोटेगा, फ्रूट शेड हो जाएगा। वैरायटी टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाती है, ओवर ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं करती। ह्यूमिडिटी की नमी, मरतूब आबहवा वो बर्दाश्त नहीं करती। ये रान साहब आए प्लीज़। जी जी देखिए मैं आपको बताया फास्फोरस जो है ना, ये फास्फोरस वो आप 25 से 30 दिन से शुरू करें और आपने तयन करना है अपना खुद के आपने कपास किस वक्त तक लेके जानी है, दिसंबर तक लेके जानी है। जब जिस दिन आपका आखिरी फ्लावर आपका लेने का प्रोग्राम, आपने कहा जी मैंने कपास लेके जानी है 31 दिसंबर तक, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर का आपका फूल जो खिलेगा, इस तरह का वाइट फूल, ये आपका टिंडा मैच्योर होगा, फुट्टी खिलेगी, आपके पास आएगी। जो 20 या 25 अक्टूबर का फूल खिलेगा, इसके लिए फास्फोरस आप एंड सितंबर को भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने गंदम लगानी है 15 नवंबर को, 20 नवंबर को, आपके पास चांस है 15 से 20 सितंबर आखिरी डेट, 25 लगा लें सितंबर, इसके बाद आगे नहीं जा सकते हैं। जो 15-20 सितंबर को आखिरी फूल लेना है तो आपको अगस्त के एंड में फास्फोरस क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और फास्फोरस को कम अज़ कम मौसमी कपास को कम अज़ कम 4 डोज में दिया करें तकसीम करके, ठीक है। और आपका जो प्लान है, जो आपकी मनसूबाबंदी फास्फोरस देने की, जो आपका बजट है, ठीक है ना, जो आपकी ज़मीनी कंडीशंस आपको रिक्वायर कर रही हैं कि इतना फास्फोरस चाहिए मुझे, उस टोटल फास्फोरस को 4 हिस्सों में तकसीम करें। 25-30 दिन से शुरू करें और आखिरी फार्मूला आपको दे दिया, आखिरी फूल से 20 दिन पहले फास्फोरस मुकम्मल इख्तिताम करें, ठीक है। अगर अगेती कपास है तो मैं समझता हूँ जो मार्च वाली है 6 बोरी नाइट्रोफास अगर आए, आपका टारगेट है 100 मन का, तो आप दें 2 बोरी तो नहीं अचीव होगा। 6 बोरी नाइट्रोफास अगेती वाली की, मौसमी की 4 बोरी नाइट्रोफास कम अज़ कम होनी चाहिए। और पोटाश को भी आप 4 से 5 डोजेज में तकसीम करें। अगेती के लिए फास्फोरस 6 किस्तें बनाएं, मौसमी के लिए 4 एक साथ बनाएं। कपास का ये जो इंटरनोड डिस्टेंस है ये कंट्रोल करना है, रिमोट जेब में रखें, इसको कंट्रोल करें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सारे बंदे, मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ बगैर किसी कारोबारी लालच के। जिस बंदे ने भी कपास पे डिस्कस करनी है, आपकी कपास का बड़ा फील्ड है, आपको बंदा कहे 2 एकड़ मेरा देखो भाव लग रहा है, मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं जा सकूँगा, ठीक है। आपकी कपास बड़ी फील्ड है, पहले तो आप मेरे साथ आके प्लानिंग करें, ठीक है। बीज भले ABC कहीं से लें, मुझे कोई लालच नहीं बीज बेचने का, जहाँ से मर्जी लें, मैं फिर भी आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा। आपका फील्ड खड़ा है, मैं आपको फील्ड के लिए भी आपको टाइम दे सकता हूँ, थोड़ा सा रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, ठीक है ना जी। तो आप टाइम निकालें और हर बंदा अपने दाएं बाएं लोगों को कन्विंस करे कि अल्लाह दे वास्ते मोबाइल छड़ के ते अगर कपास करनी है, वाही करनी है तो टाइम दो। आज सारा पाकिस्तान रो रहा है,
सोशल मीडिया देख लें आप, सफ़ेद मक्खी खा गई, सफ़ेद मक्खी दवाइयाँ 2 नंबर, बीज 2 नंबर, फलां चीज़ 2 नंबर, फलां चीज़। और भाई कितने लोग आए, मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन लोगों ने इनविटेशन के लिए आने के लिए मुझे फ़ोन किए हैं, कितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं, आप लोग आए। हाँ जी ठीक है नहीं, हाँ बर्बाद ना किया हो, ठीक है ना जी। और अभी आज यकीन करें सच्ची बात है कि आप लोग लेट आए हैं, हमने भी लेट कर दिया, वरना 3 बजे शुरू होते, मैं बोल बोल के थकता, आप सवाल कर करके थकते, मज़ा आता, एंड में कोई रट निकलता। लेट आए बस मैं भागा, इधर पकड़ा उधर पकड़ा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना जी। तो आप बराए मेहरबानी अगर कपास करनी है मुल्क के ऊपर लेके जाना, डील नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं जी, कपास मैं फील्ड जाता हूँ ना बाटूर पे, अब देखें मैं गया हूँ राजनपुर झान, वापस दोबारा नहीं जा सकता, मैं रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे, ये एक्चुअली ये ना कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये होता है कि फार्मर जो मुझे बुलाते हैं कहता है यार कुछ दे के जाऊँ, जाता कुछ सिखा के जाऊँ, मैं रात को 10 बजे घुसा होता हूँ फील्ड में। आप मेरी देखते हैं तस्वीरें, रात की तस्वीरें होती हैं, ठीक है ना। तो राना साहब तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कबाब बनाई है, मैं तो हैरान हो गया भी इन्होंने कीता की है, जादू की कीता इन्होंने, सफ़ेद मक्खी का कोई खास टोटा फड़िया हुआ कि लग ही नहीं लगी हैगी, ठीक है ना सर। तादाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे किसी फोरम पे बिठा दें, बंदे कन्विंस करने वाले या कन्विंस होने वाले हों, जिद्दी ना हो, ठीक है ना, या कन्विंस कर जाएं या कन्विंस हो जाएं, ठीक है ना। 18-20 हज़ार पौधे 22 हज़ार पौधों के साथ आप गेम नहीं जीत सकते। हाँ बिल्कुल सिंगल स्टिक लगा ली है, बिल्कुल छड़ी, फिर आपको 20 हज़ार पे जाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, आना ही नहीं चाहिए, शौका तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी मैनेजमेंट में है ना, हाँ जी। या कोई क्वेश्चन करें ना कपास के वाले से ऐसे मदन जी जी ये बेड जी, ये कैसे, मतलब ये हमारे यहाँ तो इतना होता है 2.5 फुट का, बताएं इस साइड पे भी लगाते हैं, ये डबल बेड लगा, सिंगल बेड है, सिंगल बेड है, ये सिंगल बेड है ना, आलू वाला ना, आलू देखे ना, आलू वाला प्लांटर भी यूज करेंगे ना जी, तो उसकी भी लाइन टू लाइन जिससे 2.5 फुट होता है, 30 इंच होता है। अगर डबल बेड यूज करेंगे बेड शेपर तब भी 30 इंच बनेगा। आपके यहाँ बहालपुर से नीचे चले जाएं तो बेड शेपिंग किसी खाते की नहीं है, ऐसे ऊंची नीची खेलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ ये उकाड़ा से शुरू हो जाएं और विहाड़ी लोधरा तक आप देखेंगे कल्टीवेशन बड़ी खूबसूरत अच्छी भी होती है, नफासत वाली भी होती है, खेलियाँ सीधी होंगी, प्रेसिंग ऐसी होगी, ठीक है। आपने लाइन टू लाइन फासला फिक्स रखना है 2.5 फुट का। सिंगल फरो में खेल में आएंगे तभी 2.5 फुट ही होना है, वो स्टैंडर्ड होता है। और डबल बेड में आगे 30 फुट होगा, अपना 30 इंच होगा, 30 इंच। हाँ हाँ ऐसे ऐसे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जितना बेड ऊंचा करेंगे ना जी, क्रॉप का कॉटन का जो रूट सिस्टम है वो है टैप रूट सिस्टम, ऐसे सुआ नुमा जड़ नीचे जाती है, तो आपकी प्रोडक्शन इस बात पे भी बेस करती है कि आपका रूट कितना गहरा जा रहा, डीप जा रहा है, ठीक है। अगर आपका बेड ऊंचा होगा, जमीन गहरी तैयार होगी, मिट्टी ज़रा ऊंची आएगी, बेड 12 इंच का बन जाता है। 2 फायदे हो गए, एक तो टैप रूट बहुत नीचे गहरा चला गया, उसको मैक्सिमम पोर्शन मिल गया इनपुट अपटेक करने का। दूसरा क्या, बेड ऊंचा बेड होने की वजह से पानी के अंदर जज़ब हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बेड ने पानी ज़्यादा देर तक जज़ब किए रखा, जैसे जैसे पौधा लेता गया वो छोड़ता गया, पानी छोड़ता गया, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। आप देखें आपके कपास के फील्ड में जो खाले के बनने वाला पौधा उसमें टिंडे गुजारा होते हैं, वो ऊंचा लगा नमी है उसकी मिल रही, फ्रीक्वेंट नमी उसको मिल रही होती है, और जो वो फल दे रहा था। हाँ जी वहाँ सोखा हो गया, ज़्यादा गहरी और चीज़ें देखिए मेरे साथ आप ना 20 लोग हों 50 हों, 22 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है, 10 लाख बंदा कल्टीवेशन, 20 लाख बंदा या करोड़ बंदा कल्टीवेशन करता होगा। जो आप मेरे साथ अटैच हों तो आपकी कॉटन पिछले साल से 25% बढ़नी चाहिए, ठीक है। और हर लम्हा अपने आप को चेंज करने का सोचें। प्लानिंग के बगैर कपास काश्त नहीं करनी, भले 1 बीघा भी हो, प्लानिंग के बगैर काश्त नहीं करनी, भरपूर प्लानिंग करें। जहाँ बीज उसका सर खाएं, ठीक है ना जी। उनको भाई मामला क्लियर करो, कौन सी जिसको नहीं पता वैरायटी का, जिस डीलर को नहीं पता वैसा बीज ही ना खरीदो। सर खाएं दांतों से, हाथों से या ज़बान से? ये ज़बान से, क्यों जी ज़बान ना नहीं। हाँ जी। अच्छा फास्ट फूड जो करें, हमारे यहाँ ना ट्रेंड है, भाई भी इशारा करते होंगे इधर लोअर पंजाब में, जी ये खाने वाले बेड, वो 1 बोरी हमारा जी DAP फिक्स कर देते हैं, या तो नीचे वाला ट्रेंड बहुत कम है, ये हम 30 डेज के बाद वो करते हैं। जी
एक ही दफ़ा हम कर देते हाँ जी। हैं, अगर लेट हो जाए तो तेजाब के जरिए इसको वो कर देते हैं। आप करें स्प्लिट डोज में, अब हम तो एक बोरी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक बोरी देखें ना, पहली बात तो ये है कि आपका टारगेट क्या है, दूसरी बात ये है कि आपका सॉइल एनालिसिस क्या है। आपका एनालिसिस कह रहा है कि आपको 2 बोरी रिक्वायर्ड है, आप दूसरी बात आपका बजट आ गया, आप अफोर्ड एक करते हैं, 2 दे नहीं सकते, तो डेफिनेट आपका जो पोटेंशियल है क्रॉप का वो नीचे आ जाएगा। नीचे आप पोटेंशियल सेक्रीफाइस करें। अगर आपने यील्ड ज़्यादा लेना चाहते हैं, पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, फिर आपको फास्फोरस बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आपने एक ही देनी है, सपोज हमने डिसीजन ले लिया कि हमारे पास कैपेसिटी एक ही, हमने देनी भी एक ही है, चाहिए 4 है, तो हम एक बोरी को 4 में तकसीम ले जाएं, 4 दफ़ा ले जाओ, 12-12 किलो की 4 डोजेज दे दें। हाँ जी, हाँ जी जी, क्वेश्चन आ रहा था कैसे ये नोड टू नोड जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है जी जी जी, ये किस तरीके से जो है ये देखें इधर लाएं ज़रा जी, इधर लाएं ज़रा, ये है प्लांट, ये नोड टू नोड डिस्टेंस है। ये देखें, जब आपको नाइट्रोजन एक्सेस देंगे आप, कुछ ज़मीनों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, फिर नीचे फर्टिलिटी ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिया हुआ, पौधा ओवर शूट करता है, ये उसका नोड लंबा हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि मेरी ज़मीन की ये कैपेसिटी है या फर्टिलाइज़र ज़्यादा है, आपको नहीं भी पता, तो आप जब क्रॉप देखते हैं आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बढ़ रही, तेज़ी से बढ़ रही है, फ़ौरन आप पोटाश के स्प्रे लगाएं ऊपर फ्रीक्वेंट फोलियर ग्रेड के, या आप ग्रोथ रेगुलेटर जैसे मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जो उसकी ग्रोथ को कदरे स्लो कर देते हैं, रोकते हैं, इंटरनोड को कम कर देते हैं। मैपिक्वाड क्लोराइड है, स्टांस वाला जहर एक है, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट है, उसके जरिए इसको आप मैनेज कर सकते हैं। कितना पोटेशियम नाइट्रेट कितना डालें? पोटाशियम नाइट्रेट मैं समझता हूँ आप स्टार्ट में तो ½ kg से स्टार्ट लें, ½ kg पर एकड़, ½ kg पर एकड़ स्प्रे के लिए। हाँ जी, अगर आपने नीचे देना है तो आप SOP पे जाएं। हाँ जी, 500 ग्राम नहीं, SOP पे स्प्लिट में देनी है, एक बोरे इकट्ठे मजा ही नहीं, कुछ भी नहीं होना। 5-10 किलो 5 दफा दे रहे हैं जी जी। देखिए अब ये जो टाइम है ना, अब जो टाइम है अगस्त सितंबर 15 के बाद लेकर एंड सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया, यहाँ पे आप अगर ऐसे क्रॉप चल रही है, हल्का सा नीचे से नाइट्रोजन भी चलता रहने दें, ऊपर से NPK इस वक्त बड़े इफेक्टिव हैं, लेकिन NPK की शर्त ये है कि अब बेतहाशा कमरेज देती हैं, ये फैसला करना, उसको चेक करना आपका काम है कि क्वालिटी में कौन सा फाइनर प्रोडक्ट है जो पत्ता जज़ब करने की सलाहियत रखता हो उस प्रोडक्ट को, वो आप NPK लेकर आए। नॉर्मली NPK 20-20 रेशो में आते हैं ज़्यादा, वो इस वक्त के लिए अच्छे हैं, उसमें फास्फोरस भी अच्छा आ गया, पोटाश भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, आपकी ग्रोथ कम लग रही है, अब थोड़ा सा यूरिया ऐड कर लें उसी स्प्रे के अंदर, वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ये सर जी जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में, हाँ जी, पिंक फ्री वगैरह, देखिए पिंक फ्री वाला ना, अभी मैं कहता हूँ हनूज दिल्ली दूरस्त है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी अभी आएगी। टेक्नोलॉजी जो है ये जीन इनकॉर्पोरेट हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जीन इनकॉर्पोरेशन होगी एक पौधे के अंदर, एक वैरायटी के अंदर, इसको अब लाजमी नहीं कि उसमें जीन तो चला गया, गुलाबी तो नहीं आएगी, इसको टिंडे ना लगेगा, आप क्या करेंगे, इसका बॉल वेट अच्छा ना हो क्या करेंगे, इसका हीट टॉलरेंस ना हो क्या करेंगे, ठीक है, इसको सकिंग ज़्यादा आता हो क्या करेंगे। तो ये जो जीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके अंदर शामिल किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, उसको ब्रीडिंग के ज़रिए, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के ज़रिए उसके मुख्तलिफ वैराइटीज़ बनानी है, जिससे 5-6-7 साल लगते हैं। अब नाकामी के मेन वजह यह है कि रेडीमेड काम हो रहा है, 2 साल में वैरायटी बाहर। जब तक आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग नहीं करेंगे, आपकी वैराइटीज़ आपके मौसम आबो हवा के मुताबिक नहीं इख्तियार करेंगे। कन्वेंशनल ब्रीडिंग है क्या, मैं सादा अल्फाज बता देता हूँ। ब्रीडिंग वैरायटी बनाने के अमल को कहते हैं, नई वैरायटी बनाने के अमल को आप समझने कहते हैं, ठीक है। जब आप 5-6 साल या 7 साल में वैरायटी आपकी फाइनल होती है, जब आप लगातार मसलन वे आरे वाला के एरिया या मेरा विहाड़ी का एरिया, हम यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो इस एरिया में जो टेम्परेचर प्रिवेल कर रहा है, जो ह्यूमिडिटी पाई जा रही है, जो मौसमी हालात है, वो सारे के सारे पौधा जब ब्रीडिंग में फेस करेगा, उसमें उस आबो हवा में जो पौधा बेहतर परफॉर्मेंस करता जाएगा उसको हम सिलेक्शन करते जाएंगे, बाकी को डिस्कार्ड करते जाएंगे, ज़ाया करते जाएंगे। ये प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस 6-7 साल तक चलता है। पहली क्रॉसिंग के बाद, क्रॉस क्या होता है कि हमने इस फूल का मैस्कुलेट किया, इसका ये उतारा, अगले दिन सुबह क्रॉस कर दिया, ये बॉल 40-50 दिन के बाद हाइब्रिड बॉल बन गया, इसको हमने लगाया, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, 100% यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगले साल में वो एक कानून है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो सारे उसके करैक्टर बिखर जाएंगे, ठीक है। फिर हमने उसको स्टेबल करना है, रिक्वायर्ड प्लांट लेना है, वो 6-7 साल का प्रोसेस है। तो जब ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग लगातार ये प्रोसेस चलेगा और बड़ी डिवोशन के साथ आप काम करेंगे, तो आपका पौधा बचेगा ही वो जो क्लाइमेट सपोर्टिव होगा।
जो उस क्लाइमेट में ज़्यादा हीट टॉलरेंस नहीं दिखा रहा। एक वक्त में 8-8 हज़ार वैरायटियाँ बिल्डर काम कर रहा होता है, 3 बन रही है, 2 बन रही है, बाकी सब ज़ाया हो रही होती हैं। कामयाबी का रेशो 1% से भी कम होता है, ठीक है। लेकिन जो कामयाबी होती है फिर वो कौम के लिए होती है, मुल्क के लिए होती है, ठीक है। अगर आप कन्वेंशनल बिल्डिंग पे जोर कम है, ठीक है, अगर कन्वेंशनल बिल्डिंग पे जोर पड़ जाए ज़्यादा, जब तक ये आपका पिंक फ्री टेक्नोलॉजी है या वाइट फ्लाई के अगेंस्ट इन फ्यूचर कुछ आने वाला है, ठीक है। आपका सिंगल बीटी था, फिर आपका डबल जीन आया जो लश्करी सुन्नी के ख़िलाफ़ था। ये जब तक कन्वेंशनल बिल्डिंग में नहीं ये चीज़ें जाएंगी, मैक्सिमम वैराइटीज़ नहीं बनेंगी। आप बिल्डिंग करते हैं 50 वैराइटियाँ बना ली, इन्होंने 20 बना ली, इन्होंने 10 बना ली, 2 महीने बना ली, उसमें से जो रेजिस्टेंट होगी ज़्यादा बेटर होगी वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आपको 500-1000 वैराइटी बनानी पड़ेगी, तब जाके 2 काम की आपको मिलेंगी, ठीक है। तो कन्वेंशनल बिल्डिंग के बगैर ये टेक्नोलॉजी फजूल है। आपका जो क्वेश्चन था शुगर केन एरियाज़ में कॉटन की कामयाबी के लिए शुगर केन एरियाज़ के लिए पहली बात तो ये है कि आप जगह का इंतखाब, ज़मीन का इंतखाब ऐसा करें जहाँ आसपास शुगर केन कम से कम हो, दरख्तों वाला एरिया भी कम हो, ड्राई बेल्ट हो, ख़ास तौर पर जनूब शुमाल एरिया आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर वही बात है कि शुगर केन एरिया में कुछ आ जाता है, आपका चोलिस्तानी बेल्ट आ जाता है, वहाँ पे तो आप मौसमी काश्त जो है अफोर्ड करते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत मल्टी क्रॉपिंग एरिया जहाँ पर शुगर केन भी है, राइस भी है और आपका कमाद वगैरह भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, मकई भी है, तो वहाँ पे अगर आप मौसमी में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। वहाँ पे हर सूरत आपको अगेती में ही जाना चाहिए, ताकि जब तक आपका हाई ह्यूमिडिटी प्रिवेल करे, ह्यूमिडिटी आगे बढ़ती है अगस्त में जाकर, जगह सितंबर में जाकर जब बारिशें होती है, कपास एकदम बैठती है, उससे पहले आप 30-35 मन उठा चुके हों, कपास आपकी फ्लॉप भी करें, 10-12 मन लेकर आप क्लोज़ करें और जान छुड़ाएं, टाइम पे अगली फसल लगा लें। और ख़ास तौर पे मैं इस का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि गंदम भी लगाएं, क्योंकि ये ज़रूरत है मुल्क की। लेकिन मेजर एरिया पे कॉटन प्लस राया, जहाँ पे आलू लग सकता है, वेजिटेबल लग सकती है, वो लोग ये लगाएं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे राया लगाएं। लो इनपुट क्रॉप है, ऑयल सीड की ज़रूरत भी पूरी होगी, और आपकी अगली क्रॉप ख़ास तौर पे कॉटन को फोकस करें। कॉटन को बचा हुआ टाइम ना दें, कॉटन के लिए टाइम बनाएं और टाइम बचाएं। जी सर, ये सोइंग का डायरेक्शन कौन सा? सर सोइंग का प्रेफरेबली नॉर्थ अपना साउथ नॉर्थ। हाँ जी, नॉर्थ साउथ। सर उसको राया तो जो है जो अक्टूबर में लगेगा, अक्टूबर में लगेगा। अक्टूबर में अगर लगता है, नहीं देखे ना, फेब में ख़त्म, अक्टूबर के एंड में आप ले जाए राय को, आपका 15 मार्च को ख़त्म हो जाएगा राया। थोड़ा अगर कॉटन को फिर लेट तो नहीं चला सकते उसको? अगर आपने कॉटन को भी लेट चलाना है और राया भी इंजॉय करना है तो वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं है, खड़ी काटा में राया फेंकें। थोड़ी सी जो आप 25 नहीं, 30 नहीं आएगी, 25 नहीं आएगी, 20 आएगी, 20 नहीं आएगी, 18 आ जाएगी। 3000 रुपये, 2800 रुपये रेट होएगा, मज़े आ जाएंगे। उसी फर्टिलाइजर से राया हो जाना है। राया तो कुछ मांगते हैं बेचारा, बची हुई खाद। जी सर, बीज अगर रखना हो तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, बीज अगर कॉटन का, ये बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, हर बंदा तो बीज नहीं खरीदता, अपना बनाएं, आदत डालें, ठीक है। बीज अगर रखना हो तो पहली चुनाई जो है ना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा मिकदार होता है, उसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं बनता। दूसरा पिक, थर्ड पिक, फोर्थ पिक, अगर आपकी रिच सॉइल है और आपका फर्टिलाइज़र प्लान बड़ा अप टू डेट है, पेस्ट फ्री क्रॉप रही है, तो आप लास्ट 5 बॉल छोड़ के बाकी सारा रख सकते हैं। अच्छी फुटी लें। अगर आपका यूनिफॉर्म प्योर लेवल है, फिर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे छांटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फुटी लें, उसको ड्राई करें फौरी तौर पर, ढेर की शक्ल में ना रखें, ड्राई हो जाए, 2-4 दिन ड्राई करें, फिर उसको जीनिंग कर लें, जीनिंग करके रुई बेच दें और सीड को ड्राई करें। आपका सीड का जो मॉइस्चर लेवल है, नमी का तनासब है, वो 10% या 10% से नीचे होना चाहिए, फिर उसको बोरियम भर के रख दें, कुछ नहीं होगा। अगर आप गीला बीज रखेंगे 13% मॉइस्चर वाला, 14 वाला, 16 वाला, 18 वाला, वो आपका बीज हीट हो जाएगा और आप जब सीजन में लगाने लगेंगे, कोई यार मैंने तो अच्छा रखा था, ये कैसे हो गया, वो ख़राब हो चुका होगा। बीज को खुश कहाँ पे करेंगे? धूप में करें, सन ड्राई करें, कॉटन का कोई इशू नहीं है, ये सन ड्राई करें, बेहतरीन है। आजकल की जो कॉटन है, इसका बीज रखा जा सकता है या? जी बिल्कुल, देखें जैसे ये हेल्दी क्रॉप है, इसका सीड बिल्कुल हेल्दी होगा, रखा जा सकता है। जो पहली पैक है आजकल अगर करें? जी सर, रखा जाएगा, नो इशू, नो इशू। कह रहे हैं ना कि नमी होती है। देखिए नमी में जो नीचे वाला बॉल होता है, उस वक्त पौधे की कनोपी की वजह से नीचे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, सीड साइज़ ज़्यादा बनता है, टेस्टा उसका बड़ा होता है, अंदर मॉइस्चर ज़्यादा। जब हम ड्राई करते हैं तो श्रिंक होकर टेस्टा और कॉटिलिडन में गैप आ जाता है, बीज खड़कना शुरू कर देता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है। डस्की बग बिलखसूस डायरेक्टली सीड का सैप चूसता है, उसका रस चूसता है। डस्क, अगर हमें बीज वाली क्रॉप रखनी है, डस्की बग नहीं आनी चाहिए।
क्या ये क्लोथाइडिन वगैरह? देखें आपका पैराथाइड अगर आप पिंक का कंट्रोल करते हैं ना, डस्ट की कंट्रोल हो जाता है, पैराथाइड से कंट्रोल हो जाता है। ये भाई जिसकी कपास है जी जी, उन्होंने जो आपकाशी की है वो हफ्ते बाद की थी या 3-4? मेरे ख्याल इमरान साहब बैठे हैं अब ना, इसमें ना ये भी डिफरेंट होती है, कुछ ज़मीनें रेतली हैं, चौथे दिन मांग लेती हैं। अभी तो मेरे ख्याल में जो इनकी इरीगेशन है वो 15-20 दिन के बाद जा रही है, पहले जो थी गर्मी और तकरीबन 10-12 दिन के बाद बताया इन्होंने, 10-12 दिन के बाद, बिल्कुल गर्मी में 8वें दिन में। समरोज थोड़ा सा आगे है, फासले में कुछ लोग देख कर आए हैं, ये दरबार है इसके पहले तरफ लगी हुई है, वो थोड़ा सा ना स्टेट टाइप प्लांट है, लेकिन वो एकदम से वो हीट टॉलरेंस में इसके आगे, इससे आगे, लेकिन उसकी लंबा चलने की कैपेसिटी इससे कम है, वो जल्दी। देखिए अप्रूव्ड वैराइटीज सारी होंगी और नॉन अप्रूव सिर्फ आप ये समझ लें कि आप भी ट्रायल बेसिस पे लगाएं। हाँ जी। कब तक करें बीज के लिए? देखिए सीड की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, को बहुत से लोगों ने रिज़र्व करवा लिए हैं और साथ साथ जाना शुरू हो जाएंगे, तो मैं अभी आगे कुछ नहीं कह सकता। आप ये ना कहें बिज़नेस का हाल है या सेल का हाल है, लेकिन दिसंबर के बाद सीड की अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं होगी, दिसंबर में फिनिश छुट्टी। हाँ जी, ये अभी जी अब नहीं, वैरायटी अभी अप्रूव्ड नहीं है, ये अभी ट्रायल्स में है। IUB 13 वो मेरी नहीं है, डॉक्टर इकबाल साहब की है, BS 15 है, नयाब 878 है, और बहुत सी लंबी लिस्ट है अप्रूव्ड वैराइटीज़ में। सारे बीज हैं तकरीबन। हाँ जी, साहब मेरे को स्टे करोगे? मैं सर जिथे को, हाँ जी, नहीं ओमें स्टे करांगा थोड़ी देर वास्ते, नाइट नहीं स्टे करांगा। अच्छा कांटेक्ट नंबर जी जी 0300 7733, मेरे ब्रोशर्स पे सारा नंबर लिखा हो मेरा, ब्रोशर्स पे सबके। खत्म हो गया उन्होंने क्या मतलब मक्खी 7733 113। सूटी मोल्ड आ गई, मक्खी बिल्कुल ही खत्म हो गई, फंगस आ गई, जल गई कपास, उनका क्या बड़ा क्या हुआ? ये राजमहल बेल्ट है, दुनिया पोर है। देखिए जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा वहाँ पे आती है, लेकिन अगर आप प्लांट पॉपुलेशन देखें, मैं बताऊँ क्या करते हैं वो, मैं सारा पाकिस्तान फिर लिया, राजमपुर भी फिर लिया, छतराई करते नहीं, एक जगह पे 4-4 पौधे होते हैं, ठीक है, 6 इंच पे पौधे लगे होते हैं, 4 इधर लगे, 3 उधर लगे, 2 लगे, 4-3, छतराई की नहीं, डेंस होती है, नीचे वो नाती कॉलोनी, स्प्रे केमिकल नीचे जाता नहीं है, क्या कौन मारेगा उसको? सर इधर ये कपास काम लगी हुई है, हमने देखा है। हाँ जी बहुत कम है, ठीक है ना जी जी। वो जो कॉटन बेल्ट है उधर टोटल कपास है, एक किस्म की जली हुई है टोटल। ये तो फैक्ट नहीं, एक वबा की सूरत में एक साथ स्प्रे डेफिनेट प्रेशर देखे ना, जब आपके 80% एरिया पे वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हुई, वो बाग की शक्ल अख्तियार कर गई, आपकी अगर क्रॉप मैनेजमेंट अच्छी भी है, आपने बचाना भी चाह रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ख़ास किस्म की एक्सेप्शनल किस्म के एफर्ट्स करना पड़ेंगे, तब बचेगी, वरना दाएं बाएं का जो फ्लश है वो सेंटर में आपको तो खा जाएगा, मैं देखता हूं वो तो आपको खा जाएगा। एक फील्ड मिला मेरे ईयरफोन से ना, जी सर, मच्छर खा जाएंगे आपको यहाँ हाँ जी।